हेलो टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग टू नेक्स्ट लेवल में। तो कल के लेक्चर में हम लोग डील कर रहे थे लिवर सिरोसिस, देख रहे थे लिवर सिरोसिस कहाँ तक खत्म हो गया था। आज हम लोग बेसिकली क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम्स डील करने वाले थे। क्या डील करने वाले थे आज के लेक्चर में? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिसका दूसरा नाम साइन एंड सिम्टम्स भी बोल सकते हैं हम लोग, है ना? क्या बोल सकते हैं? साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, तो कल वाले लेक्चर में अगर किसी को नहीं समझ में आया हो कुछ तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ ये फर्दर ये पॉइंट पे मुझे समझ नहीं आया, तो उसको डील कर सकते हैं हम लोग। लेकिन आप लोग करते ही नहीं हो कमेंट। मैंने आपको बोला था कि कल करना। आज वाले लेक्चर में मैं बोल रहा हूँ शुरू करने से पहले कि कोई अगर इश्यू हो, कुछ भी हो, आप लोग कमेंट करें, उस पर नेक्स्ट लेक्चर में उसको रिकॉल किया जाएगा, उसको अच्छे से बताया जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको इटियोलॉजी सारे बता दिए थे कल के लेक्चर में। जैसे बताया था कि एक विल्सन डिजीज मैंने बताया था, जिसका क्या बताया था आपको, यही एक टफ चीज़ था विल्सन डिजीज में। क्या था? सेलुलर प्लाज्मिनोजेन करके था। क्या इस डिजीज में क्या होता है कि आपका जो कॉपर बाइंडिंग जो होता है, सीबीपी कॉपर बाइंडिंग प्रोटीन जो होता है वो एब्सेंट हो जाता है, कॉपर, तो मतलब कंट्रोल नहीं रहता है ये। तो इससे क्या क्या बहुत सारे इफेक्ट मैंने बताए थे आपको। तो ये विल्सन डिजीज था। देन बहुत सारे, अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस बताया था, अल्कोहल जो कि प्राइमरी कॉज है लिवर सिरोसिस का, क्या? अल्कोहल। फर्स्ट कॉज जो सबसे ज़्यादा मेन कॉज की बात करें तो क्या था? अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस। और सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज की अगर बात करें तो क्या था? नेक्रोटिक लिवर सिरोसिस, पोस्ट नेक्रोटिक लिवर सिरोसिस। तो पोस्ट नेक्रोटिक लिवर सिरोसिस है वो फॉरेन में वो पहले स्टेज पे आता है, लेकिन इंडिया में वो सेकेंड स्टेज पे आता है, क्योंकि यहाँ पे लोग जो पीते हैं वो पीते ही है, जो नहीं पीते सो नहीं पीते हैं, कंट्रोल में नहीं पीते। इसीलिए क्या है, यहाँ पे पहला स्टेज जो है सो अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस का, मतलब पहला स्टेज नहीं, पहला नंबर। ओके, तो ठीक है, वो सबसे आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं कहाँ पे? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम्स की तरफ। तो साइन एंड सिम्टम्स, फिर से देखो मैं माइक लगाना भूल गया, डेली आजकल यही हो रहा है। रुको माइक लगा लूँ। ठीक है, हेलो, चलो अभी आ रही है आवाज़? हेलो 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 हेलो, चेक। चलो सही आ रही है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, हम लोग साइन एंड सिम्टम्स की अगर बात करेंगे तो हम लोग ऑलमोस्ट हर एक सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, इंटीग्मेंट्री सिस्टम हो गया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, ये लिवर सिरोसिस एक ऐसा डिसऑर्डर है कि इससे ऑलमोस्ट आपको जो सिस्टम है आपके बॉडी के अंदर, जो भी सारे सिस्टम प्रेजेंट है, जैसे लीवर हो गया, रेनल हो गया, कार्डियक हो गया, तो ये सारे सिस्टम को अफेक्ट करता है। क्या करता है? सारे सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले सिस्टम की हम बात करें, अभी जीआई में ही पढ़ रहे हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में ही पढ़ रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में ही पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला लिखेंगे हम लोग एग्जाम्पल बेस्ड ऑन सिस्टम में। पहला सिस्टम क्या लिखेंगे? बेस्ड अपॉन सिस्टम। कौन सा सिस्टम रहेगा? पहला डाइजेस्टिव सिस्टम लिखना है, या जीआईटी लिख सकते हो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, इसमें क्या क्या हो सकता है देखो। सबसे पहले सबसे कॉमन सिम्टम की बात करें, नोजिया एंड वोमिटिंग। क्या हो सकता है? नोजिया एंड वोमिटिंग। नोजिया एंड वोमिटिंग। नोजिया एंड वोमिटिंग क्यों होगा? कोई भी फूड पार्टिकल आप खा रहे हो, अंदर ले रहे हो, लीवर क्या कर रहा है? फंक्शन नहीं कर रहा है, बाइल का सिक्रेशन नहीं हो रहा है लीवर से, तो प्रॉपर फूड का डाइजेशन, बाइल जब नहीं जाएगा, फैट का एमल्सिफिकेशन नहीं होगा। बाइल क्या करता है? फैट का एमल्सिफाई कराता है कि नहीं कराता है फैट को? तो वो जब नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है? आपको एक्सेस एसिडिटी हो सकती है। एसिडिटी के कारण क्या होगा? नोजिया वोमिटिंग होगा आपको। तो एक ये सिम्टम हो गया नोजिया वोमिटिंग। एनोरेक्सिया, सेम वही कंडीशन पे, खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, बहुत सारे कॉज है। खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ तो क्या होगा? खाने का मन नहीं करेगा, फिर दोबारा आप खाओगे नहीं, तो एनोरेक्सिया हो जाएगा। डिस्पेप्सिया, यही डिस्पेप्सिया का मैंने फुल फॉर्म बता दिया आपको। डिस्पेप्सिया का मैंने मतलब बताया शुरू में ही कि डिफ़िकल्टी इन डाइजेशन। पेप्सिया, पेप्सिया मतलब पेप मतलब पेट, पीईपी पेप मतलब पेट। ठीक है, पेप से पेट समझना है, मतलब आपका जो स्टमक है जो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है। स्टमक का फंक्शन क्या है? डाइजेशन का, तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। ठीक है, अब जब आपका डाइजेशन नहीं होगा प्रॉपर तो आपको क्या होगा? फीलिंग ऑफ फुलनेस।
सॉरी, इन FEELING, ठीक है, फीलिंग ऑफ फुलनेस, मतलब भरा भरा, मतलब भारी भारी लगेगा, ठीक है, पेट भारी लगेगा, पेट भारी वो वाला पेट भारी नहीं, खाना खाने के बाद वाला पेट भारी, ठीक है, गलत मत लेना आप लोग। ये क्या है, सारे अर्ली साइंस है, क्या ये अर्ली साइंस है, क्या है ये अर्ली साइंस, मतलब शुरुआती स्टेज में ये सारे आपको दिखेंगे, किसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिवर सिरोसिस का साइड इफेक्ट। मतलब लिवर सिरोसिस में जो जीआईटी डिसऑर्डर, मतलब जीआईटी डिसऑर्डर नहीं, जीआईटी सिस्टम में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सिस्टम में जो आपको साइन एंड सिम्टम्स, अर्ली साइन एंड सिम्टम्स, मतलब जैसे हुआ लिवर सिरोसिस और तुरंत ये सारे साइन आपको दिखने चालू हो जाएंगे, ये सारे अर्ली साइंस है। अब पोस्ट साइन की बात करें, मतलब धीरे धीरे और कुछ भी साइन ऐड होते जाएंगे, तो वो साइन सब देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पोस्ट साइन की, तो हम लोग स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में ही, ये हमारा लिवर है, ठीक है, ऐसा कुछ बताया था। अब ये लिवर से मैंने आपको बताया था, पीछे से एक पोर्टल वेन निकलता है, क्या निकलता है, पोर्टल वेन, क्या, पोर्टल वेन। अब ये पोर्टल वेन क्या करता है, फर्दर जो इसका सर्कुलेशन है, मैंने सारा चीज़ ये बता रखा है, आपको नहीं समझ में आ रहा फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ। इसका जो सर्कुलेशन है ये ऐसे मैंने बताया था आपको 5 जगह, ठीक है, 5 जगह ये टूटता है, मतलब ये 5 जगह डिवाइड होता है, ठीक है, मान के चलो ऐसे, मान के चलो ये 5, ठीक है। पोर्टल वेन कितने, 5 वेन से मिलकर बना हुआ है, कौन कौन से, तो लिखोगे, ये क्या हो गया, IMV। IMV कहने का मतलब इन्फीरियर मेजेंट्रिक वेन, आपको नहीं समझ में आ रहा तो लिख लेना ऐसे, इन्फीरियर मेजेंट्रिक वेन, इन्फीरियर मेजेंट्रिक वेन, स्प्लीनिक वेन, उसका सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन, उसका लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है, ऐसे करके होते हैं। मान के चलो इतना मैंने लिख दिया, फिर फर्दर इसका ब्रांच डिवाइड होता है, ठीक है। अभी मान लो, अभी के लिए मैंने इतना बताया आपको, ये सारे वेन है, किससे, लीवर से कनेक्टेड है, लीवर से पोर्टल वेन निकल रहा है। अब पोर्टल वेन का फंक्शन क्या था, मैंने आपको बताया था कि पोर्टल वेन का फंक्शन है जो हमारे स्टमक, जो हमारे इंटेस्टाइन में कंटेंट है वो एब्जॉर्ब करके इंटेस्टाइन हमारा क्या करता है, उसी पोर्टल वेन में ट्रांसफ़र करता है, मतलब उसी वेन में ट्रांसफ़र करता है, और वो वेन क्या होता है, पोर्टल वेन के थ्रू आपके कहाँ जाता है, लीवर में जाता है। अब यहाँ लीवर में जैसे आया ये ब्लड, लीवर में तो आपको क्या हो रखा है, लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस मतलब क्या, हार्डनिंग, ये क्या हो गया, हार्ड हो गया। इसमें क्या होगा, क्या ये ब्लड को एक्सेप्ट करेगा, लिवर करेगा कि नहीं करेगा, हाँ या ना में जवाब देना। ये हार्ड हो गया, ईंट हो गया, ईंट के अंदर कुछ आप डाल सकते हो क्या, जब तक वो खोखला नहीं रहेगा तब तक उसमें आप नहीं डालोगे, तो ये क्या हो गया, अगर ये पूरा ईंट बन गया, पत्थर की तरह, मतलब सॉरी पत्थर की तरह नहीं, ईंट की तरह, मतलब ये सब्सटेंस हो गया, मतलब ईंट की तरह ये लिवर बन गया, तो क्या ये ब्लड सारे इसमें जाएंगे, अंदर जाएंगे या नहीं जाएंगे, हाँ बिल्कुल सही बात, नहीं जाएंगे। तो नहीं जाएंगे तो क्या होगा, मान लो ये IMV, यहाँ पे एनल कनाल होता है, क्या होता है, एनल कनाल, फर्दर ये 3 में डिवाइड होता है, ये वेन 3 में डिवाइड होता है एनल कनाल के पास। मैंने ये सब आपको बहुत अच्छे से बताया एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, नहीं समझ में आ रहा है आप लेक्चर जाओ मेरा देखो, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का लास्ट सेकंड लेक्चर में मैंने ये सारा बताया, एनल कनाल का आपको पूरा अच्छे से ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी बताया, तो वहाँ पे आप देखोगे तो रिलेट कर पाओगे। अभी मैं यहाँ सारा नहीं बता सकता फिर, क्योंकि टाइम टेकिंग हो जाएगा। जो अभी एमएसएन से हमारा रिलेटेड है, जो नेसेसरी है, जो लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है बताया जाए, वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अभी प्रोसेस समझाना था इसलिए मैंने इतना सारा नाम लिखा है, नहीं तो मैं ये भी नहीं बताता आपको। तो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि यहाँ अगर ये ब्लड आ रहा है, ठीक है, ये ब्लड आ रहा है इधर से, मान लो सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन, ये मेन वेन है, ये क्या होता है, इंटेस्टाइन के पास होता है। तो यहाँ से क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन होकर ब्लड आया, ठीक है। अब इसको लिवर में ये एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये क्या होगा, फिर बैक करेगा, ये बैक करेगा, तो फिर ये बैक जाएगा, ऐसे ये बैक जाएगा, फिर बैक जाएगा। अब बैक जाके क्या करेगा, यहाँ पे एनल कनाल है, मैंने आपको बताया, ये मान के चलो एनल कनाल है। अब एनल कनाल पे क्या होगा, ऐसे ऐसे क्या होगा, यहाँ पे ब्लड जमा हो जाएगा, ऐसे फॉर्म हो जाएगा। अब ये एनल कनाल क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। एनल कनाल क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। क्यों ब्लॉक हुआ, क्योंकि ये ब्लड को एक्सेप्ट नहीं किया।
ब्लड क्या किया, वापस भेज दिया एनुअल कैनाल में। जैसे यहाँ वापस आएगा तो इसी कंडीशन को जब फीकल सब्सटेंस आप जो पेशेंट है जो जोड़ लगाता है, मान लो यहाँ रास्ता ब्लॉकेज हो गया है लेकिन फिर भी वो निकालने का कोशिश कर रहा है, जोड़ लगा रहा है, उसके जोड़ लगाने के बाद क्या होता है, रप्चर होकर इससे ब्लड निकलता है। इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हेमोरॉइड। क्या बोलते हैं, हेमोरॉइड, खूनी बवासीर, ठीक है, हेमोरॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हेमोरॉइड। हेमोरॉइड कैसे होता है समझ में आया प्रिंसिपल? अभी मैं पढ़ाऊंगा हेमोरॉइड, प्रॉपर एक टॉपिक भी बताऊंगा, पूरा अच्छे से बताऊंगा कैसे होता है। लेकिन अभी ये समझने की बारी है, समझने की है कि मतलब कैसे कैसे होता है। लाइटली मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूँ आपको, क्यों, क्योंकि अर्ली सिम्टम्स तो आप लोगों ने देख लिए, उसके बाद पोस्ट सिम्टम्स की अगर बात करें तो एक हेमोरॉइड भी एक ऐसा सिम्टम होता है, पहला सिम्टम हेमोरॉइड, जो कि आपको लिवर सिरोसिस, किसी पेशेंट को अगर लिवर सिरोसिस हो रहा है तो उस पेशेंट को हेमोरॉइड्स भी होगा। क्या होगा, हेमोरॉइड्स भी होगा, ये कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है, क्योंकि ये ब्लड एक्सेप्ट नहीं कर रहा लीवर। अब जैसे एक्सेप्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, वापस भेजेगा सबको। और ये मैकेनिज्म याद रखना, ये मैकेनिज्म अभी बहुत ये मैनेजमेंट में भी काम आएगा। मैनेजमेंट में कब काम आएगा, जब मैं आपको बताऊंगा इसका सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट का टाइम ये वाला लाइन बहुत काम आएगा। याद रखना इस चीज़ को, अच्छे से याद समझ लो कि क्या काम है। ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, नहीं वेन, सॉरी वेन, ये क्या कर रहा है, आपका स्टमक से ब्लड लेके आ रहा है, ठीक है, स्टमक में ईसोफेगस भी हो गया। फिर यहाँ से एक और ब्रांच निकलता है, इसी से एक वेन से एक और ब्रांच निकलता है जो कि ईसोफेगस को सप्लाई करता है, ठीक है, समझ लेना ऐसे से, रफली एक समझ लो, ये ईसोफेगस को सप्लाई कर रहा है। अब क्या होगा, ये भी यहाँ से मान लो ऐसे ऐसे बैक जा रहा है, ठीक है, ये भी बैक जा रहा है, बैक जा रहा है। अब क्या होगा, यहाँ पे भी ऐसे ऐसे बन जाएगा, जैसे यहाँ पे बनाया रास्ता ब्लॉकेज होने के लिए बन गया, यहाँ पे एक इरेगुलर स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया जिसके अंदर ब्लड रहता है, मतलब फूल गया वहाँ पे, वेन जाके क्या हो गया, डायलेट हो गया, वेन क्या हो गया, डायलेट हो गया, जो वेन है वो फूल गया। अब जैसे यहाँ फूला तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे इसको हेमोरॉइड बोलते हैं। सेम चीज़ है, वो एनल कनाल में हो रहा है और ये क्या हो रहा है, लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस में हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ईसोफेजियल, ईसोफेजियल वेरिसिस। देखो एक ये कंडीशन भी हो सकता है लिवर सिरोसिस से, एक हेमोरॉइड भी हो सकता है, एक ईसोफेजियल वेरिसिस भी हो सकता है, ठीक है। दो कंडीशन हम लोगों ने देख लिया। फिर आगे थर्ड कंडीशन की अगर बात करें तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। अब देखो ये एक लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी मैंने आपको बताया यहाँ पे, ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ये स्टमक को सप्लाई करता है, यू नो ऑल पीपल। एक रफली बना रहा हूँ, समझने की बात है, नहीं समझ में आ रहा है मेरा आवाज़ सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर डायग्राम नहीं समझ में आ रहा, नहीं दिख रहा अच्छे से, तो मेरी आवाज़ को समझो। ये क्या है, ये क्या किया था मैंने, ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी का एक ब्रांच निकला था जो कि ईसोफेगस को सप्लाई कर रहा था। क्या है, ईसोफेगस को सप्लाई कर रहा था। अब मैं फिर लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो कि स्टमक के पास जा रहा हूँ, तो ये स्टमक के पास जाएगा, ये स्टमक के पास जाएगा। अब क्या होगा, स्टमक के पास जाके बैक होगा ब्लड, ब्लड बैक होगा, बैक होगा, बैक होगा अंदर में, फिर ऐसा ही स्ट्रक्चर बना। यहाँ पे जैसे ये लीक होगा ब्लड, इसमें स्टमक में आएगा। लीक होने के बाद क्या होगा, जैसे जहाँ अल्कलाइन नेचर ज़्यादा होता है आपके स्टमक में, जैसे अल्कलाइन नेचर ज़्यादा होगा क्या होगा, वोमिट कर देगा पेशेंट। क्या करेगा, वोमिट करेगा। जैसे ये वोमिट बाहर निकला, वोमिटस के साथ जो ब्लड आता है उस कंडीशन को बोलेंगे हेमेटेमेसिस। क्या बोलेंगे, हेमेटेमेसिस, हेमेटेमेसिस। ये सारे कंडीशन आ रहे हैं किसके साथ, लिवर सिरोसिस के ही कारण इतने सारे कंडीशन आ रहे हैं। क्या, हेमेटेमेसिस, ईसोफेजियल वेरिसिस या हेमरोइड, ये सारे कंडीशन किसके लिए, किसके कारण आ रहे हैं, लिवर सिरोसिस के ही कारण आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ऐसे वन बाय वन देखते चलते हैं। ये अभी कुछ समझने नोट करने वाली बात नहीं है, आप अर्ली साइंस तक नोट करें, उसका तो हम लोग पोस्ट साइन देखते हैं फिर लाइन बाय लाइन। कुछ समझ में आया या नहीं समझ में आया, ज़्यादा समझ में आया आप कमेंट करो, जल्दी से बताओ मुझे। यहाँ तक अगर कुछ नहीं समझ में आया तो बताओ कि हाँ इस टॉपिक में नहीं समझ में आया, फिर फर्दर काम किया जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है, कुछ कंसेप्ट नहीं है, ये मैंने बता रखा है आपको ऑलरेडी पहले। पोर्टल वेन, पोर्टल वेन को क्या बोलते हैं हम लोग, हेपेटिक वेन भी बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, हेपेटिक वेन भी बोल सकते हैं। पोर्टल वेन क्या है, हेपेटिक वेन है। तो ये हेपेटिक वेन क्या कर रहा है, जैसे ब्लड क्या हुआ, जहाँ से मान लो आर्टरी से ब्लड आ रहा है, क्या हो रहा है, आर्टरी से ब्लड इसमें आ रहा है, तो वेन से क्या होगा, सॉरी वेन से ब्लड आ रहा है, आर्टरी नहीं, वेन से ब्लड आ रहा है वापस, कहाँ से, एब्जॉर्ब होकर, जैसे मान लो इंटेस्टाइन में, तो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर कहाँ आया, ब्लड इसमें आया, लिवर के पास आया। अब क्या हो रहा है, ये लिवर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जहाँ से मान लो भाई तुम रात में मस्त टुल्लो के दारू वारू पी के घर जाओ, अब रात में मम्मी पापा तुम्हारे गेट नहीं खोले तो क्या करोगे तुम, जिधर से आओ फिर उधर ही फ़ोन लगाओगे, हाँ भाई आ रहा हूँ मैं तुम्हारे रूम पे, गेट नहीं खोल रहा है मेरा, तो टुल्लोगे तो फिर आप वापस जहाँ से दोस्त के पास से आए और वहीं जाओगे ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे,
इसने एक्सेप्ट नहीं किया ब्लड को, तो ये क्या करेगा, वापस जाएगा फिर, है ना। तो फिर वही चीज़ है, जल्दी से उसको लिखो ऊपर वाले को, देन हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। इसको अभी अर्ली साइंस तक लिखना, फिर नीचे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। इसको जल्दी से लिखो, लिखो लिखो जल्दी लिखो। देखो वो तो लिख लिए, चलो गुड। अब देखो क्या जो मैंने बताया, जैसे कौन कौन कंडीशन बताया, हेमोरॉइड बताया, इसोफेजियल वेरिसिस बताया और एक हेमाटेमेसिस बताया, 3 कंडीशन बताया मैंने। उसके बाद एक कंडीशन और भी हो सकता है, एसाइटिस। अभी बस यूँ समझाने के लिए, मत लिखना अभी। एसाइटिस कैसे होगा, पूछो मेरे से, एसाइटिस कैसे होगा। देखो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी वापस ब्लड जा रहा है, वापस ब्लड जाएगा, ठीक है। पेशेंट में क्या होगा, पेशेंट में ये प्रोटीन की, एल्बुमिन की अगर कमी होती है, जैसे ये सब कंडीशन में क्या होगा, एल्बुमिन जो क्लॉटिंग फैक्टर है, चाहिए प्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ पर, लिवर में होता है। जैसे एल्बुमिन की कमी हुई, तो मैंने आपको बताया था शुरू में, ब्लड में ही बताया था एक चैप्टर में, कि एक हमारे ब्लड वेसल्स में एक ऑन्कोटिक प्रेशर और एक ब्लड प्रेशर, मतलब एक वेसल्स प्रेशर और एक ऑन्कोटिक प्रेशर प्रेजेंट होते हैं। ऑन्कोटिक प्रेशर क्या करता है कि ब्लड को हमारे बाहर जाने से रोकता है, और जो ब्लड का जो प्रेशर होता है, जो वेसल्स का जो प्रेशर होता है इनसाइड का, वो ब्लड को बाहर जाने के लिए मजबूर करता है। लेकिन ऑन्कोटिक प्रेशर ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए ब्लड को रोक लेता है, बाहर नहीं जाने देता है। तो वही क्या होगा कि यहाँ पे ऑन्कोटिक प्रेशर, जैसे प्रोटीन की कमी होगी, ऑन्कोटिक, जैसे ब्लड वापस जा रहा है वेसल से, ऑन्कोटिक प्रेशर जैसे कम हुआ, ऑन्कोटिक प्रेशर कम होने के कारण क्या होगा, जो भी आपका ब्लड है, जो भी आप, वो क्या होगा आपका एसाइटिस, मतलब एब्डोमिनल कैविटी जो है, एब्डोमिनल कैविटी पेरिटोनियम जो लेयर होता है, वहाँ पे क्या हो, फ्लूइड का, एक्सेस फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फ्लूइड जमा हो जाएगा। तो आपके पेट निकलना, जो भी फैटी लिवर है, या जो भी क्या बोलते हैं इसको, जो भी लिवर सिरोसिस के पेशेंट हैं, उनका देखना बहुत एबनॉर्मली पेट जो होता है वो ग्रोथ होता है। क्यों होता है, ये एसाइटिस के कारण। एसाइटिस कैसे रिलेट कर सकते हो, देखा आपने, ब्लड आया लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से, क्या हुआ, इसने एक्सेप्ट नहीं किया, वापस भेज दिया, वापस भेजने के बाद क्या होगा कि आपके पास एल्बुमिन, यानी ये ऑन्कोटिक प्रेशर के लिए जो एल्बुमिन जो प्रोटीन होता है, वो उसकी कमी होगी। जैसे एल्बुमिन की कमी होगी, क्या होगा, वो ब्लड लीक आउट हो जाएगा, लीक आउट होकर कहाँ जाएगा, आपके कैविटी में जाएगा, कैविटी में एक्सेस एक्यूमुलेशन हो जाएगा। जैसे एक्सेस एक्यूमुलेशन हुआ तो क्या हो जाएगा, फिर पेट निकल जाएगा। तो एक ये भी सिम्टम्स है एसाइटिस का भी। चलो ठीक है, इसको यहाँ तक, इसको नहीं लिखना था। अब मैं लिखाऊंगा आपको पोस्ट साइन क्या क्या होता है अर्ली साइन के बाद। समझ में यहाँ तक नहीं आया किसी को कुछ बताना मुझे, आ गया तो भी ठीक है। चलो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं इसोफेजियल वेरिसिस से, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। इसोफेजियल वेरिसिस, इसको लिख लो पोस्ट साइन। ये अर्ली साइन है, पहले स्टार्ट होगा। अब उसके बाद क्या क्या होगा, देखो ये सब तो सबको पता है, नोजिया वोमिटिंग क्या होता है, एनोरेक्सिया क्या होता है, डिस्पेप्सिया क्या होता है, फीलिंग ऑफ फुलनेस क्या होता है, ये सारे सबको पता है। नहीं पता है मैंने लिखा दिया है, पीछे स्क्रॉल कर लेना, वीडियो को देख लेना, नहीं तो अभी मैं बता देता हूँ। एनोरेक्सिया मतलब जो लैक ऑफ फूड इनटेक, मतलब भोजन की रुचि नहीं रखना, मतलब भोजन खाने का मन नहीं करना, कोई भोजन ग्रहण करने का मन नहीं करना। जैसे कि पेट मान लो आपका भरा रहेगा तो वो खाने का इच्छा नहीं है, तो एनोरेक्सिया हो गया। सॉरी, भूख की कमी ऐसे बोल सकते हैं इसको, ठीक है, भूख नहीं लगना एनोरेक्सिया का मतलब। डिस्पेप्सिया, डिस्पेप्सिया मतलब डाइजेशन वीक होना, नोजन वोमिटिंग उसी से रिलेट करोगे। फीलिंग ऑफ फुलनेस, भारी भारी पेट में खाना रहेगा तो भारी लगेगा, है ना। उसका एसोफेजियल वेरिसिस, ये एक नया टर्म है। और हेमोरॉइड, एसोफेजियल वेरिसिस समझोगे, हेमोरॉइड भी समझोगे। क्या कैसे है ये देखो, हमारा फिर से देखो एक बार, ये ऐसे ऐसे, ओके समझे। अब यहाँ क्या होगा, ये जो हमारा लिवर, यहाँ से पोर्टल वेन से मान लो एक ये गैस्ट्रिक आर्टरी था, गैस्ट्रिक आर्टरी से एक ब्रांच गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसने क्या किया, यहाँ पे ब्लॉक कर दिया। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, इसोफेजियल वेरिसिस। ये ब्लड जो गया वापस, ठीक है, समझ में आया। चलो लिखो, डायलेशन ऑफ वेन, वेन इन इसोफेगस।
चलो पहला हो गया एसोफेजल वेरेसिस, दूसरा हेमाटेमेसिस। हेमाटेमेसिस देखो कि हेमोटाइसिस होता है और एक हेमोटेमेसिस होता है, सॉरी हेमाटेमेसिस होता है। हेमोटाइसिस जो होता है वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में पढ़ना हम लोग को, क्या जब आपके स्पूटम के साथ ब्लड है उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हेमोटाइसिस, जिसमें पी साइलेंट होता है। क्या होता है? हीमोटाइसिस। हीमोटाइसिस ये आपका रेस्पिरेटरी का कंडीशन हो गया। एक ये क्या हो गया? हेमेटेमेसिस। हेमेटेमेसिस कहने का मतलब कि आपने जैसे मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया, फिर से एक बार सुन लो। हेमेटेमेसिस कहने का मतलब कि जो वोमिट का जो कंटेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वोमिटस। सब चीज़ को रिलेट करना है, मैंने पढ़ा रखा है। वोमिटस किसको बोलते हैं? वोमिटस किसको बोलते हैं? जो वोमिट का कंटेन है उसको क्या बोलते हैं? वोमिटस। जैसे वोमिटस निकलेगा उसके साथ साथ ये ब्लड भी आएगा, ठीक है। ब्लड जैसे आया उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? हेमेटेमेसिस। तो लिखो ब्लड इन, सिंपल सा एक लाइन का है, वोमिट। ओके, हेमाटेमेसिस ब्लड इन वोमिट। असाइटिस लिख लो। असाइटिस का स्पेलिंग देख लेना, मैं कंफर्म नहीं हूँ लेकिन एक बार रीचेक कर लेना आप जरूर असाइटिस का। पेरिटोनियल बोलो या एब्डोमिनल कैविटी। देखो हेमोरॉइड्स वही चीज़ है, डायलेशन, डायलेशन ऑफ वेन इन, डायलेशन बोल सकते हो या डायलेशन ही बोलो, या टॉर्टस भी होता है, डायलेटेड ही लिखो, डायलेटेड वेन इन एनल कैनाल, ठीक है, एनल कैनाल। ये सारे कंडीशन मैंने बता रखे थे। और कुछ कंडीशन ऐसे, जैसे एक मैंने आपको बता देता हूँ मैं अभी, ड्यू टू जॉन्डिस एक कंडीशन होता है क्ले कलर्ड स्टूल, उसको लिख लेंगे क्ले कलर्ड स्टूल। ये जॉन्डिस के कारण होता है। क्या होता है? ड्यू टू जॉन्डिस, जॉन्डिस के कारण होता है। देखो एक होता है फीटर हेपेटिकस, ये मैंने बताया नहीं था, फीटर हेपेटिकस, फीटर हेपेटिकस, FETOR, फीटर हेपेटिकस। फीटर हेपेटिकस देखो बेसिकली लेवल के इंक्रीज कर जाता है डाइमिथाइल सल्फाइड का, रुक जाओ देखो, ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ डाइमिथाइल सल्फाइड। देखो डाइमिथाइल सल्फाइड का लेवल इंक्रीज कर जाता है हमारे बॉडी में, तो उसके बाद बॉडी कैसा स्मेल करेगा? बॉडी स्मेल लाइक मरा हुआ आदमी का बॉडी कभी देखे हो स्मेल करके? 10%। हमारे बॉडी में डाइमिथाइल सल्फाइड प्रेजेंट होता है, लेकिन जब तक हम लोग का लीवर जो रहता है सही सलामत, वो क्या करता है? उसको कंट्रोल में रखता है डाइमिथाइल सल्फाइड को। जैसे लीवर डैमेज हुआ, ये अनकंट्रोल हुआ, ये ज़्यादा हुआ, वैसे ही हमारा बॉडी क्या करेगा? स्मेल करेगा। किसकी तरह? डेड बॉडी की तरह स्मेल करेगा। क्या करेगा? डेड बॉडी की तरह स्मेल करेगा। चलो इसको जल्दी से लिखो, लिखने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये तो हमारा किसका है? GIT का इतना सारा सिम्टम्स है। सिम्टम्स मैंने बता दिए नेम के साथ, डिटेल के साथ कि क्या क्या होता है। आपको क्या समझना? इसोफेजियल वेरिसिस, हेमेटेमेसिस, असाइटिस, हेमोरॉइड, क्ले कलर्ड और फीटर हेपेटिकस, ये सारे मेन है, मतलब जो आप नहीं जानते होगे, जो बहुत आदमी नहीं जानते हैं, नया नया पे जान रहे हैं इसको, तो ये चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे टेक्स्ट बुक में अपने, सॉरी कॉपी में, और उसके अच्छे से याद कर लेंगे। बाकी ये तो सिंपल है, अर्ली साइन है, सबको पता होगा। ठीक है, इसको जल्दी से लिख लेंगे स्टॉप करके, हम लोग आगे बढ़े फिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बेस्ड ऑन सिस्टम था, पहला GIT खत्म, दूसरा सिम्टम स्टार्ट करेंगे इंटीगुमेंट्री। इंटीगुमेंट्री कहने का मतलब कि जो स्किन से हमारा रिलेटेड है, आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा होगा या शायद पढ़ लिया होगा एनाटॉमी फिजियोलॉजी में इंटीगुमेंट्री सिस्टम।
पढ़ लिया तो भी ठीक है, नहीं पढ़ लिया तो भी ठीक है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पर रिलेट करके ही चलेंगे, टेंशन नहीं लेना है, नहीं भी पढ़ा तो समझ में आएगा। मेरा मानना है कि ये सब पढ़ना है तो आप हर चीज़ को रिलेट करके पढ़ो, तभी मज़ा है। वन बाय वन पढ़ोगे मज़ा नहीं आता। मान लो अभी पढ़ लिया डाइजेस्टिव, फिर इंटीग्यूमेंट्री पढ़ लिया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। रिलेशन हर चीज़ में होना चाहिए, क्योंकि डिजीज कंडीशन ऐसा चीज़ है कि आपको एक बीमारी होती है तो वो कम से कम 2 या 3 सिस्टम को तो इफेक्ट करती ही है, कोई भी बीमारी हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ डाइजेस्टिव का डिसऑर्डर है तो वो सिर्फ डाइजेस्टिव में ही रहेगा, दूसरे में नहीं जा सकता है। जैसे मान के चलो अभी लिवर सिरोसिस पढ़ रहा है, तो लिवर सिरोसिस एक बहुत ही भयानक बीमारी है, जो कि हर जगह उसका साइन एंड सिम्टम्स आपको दिखने को मिलेगा। देखो अभी हम लोग इंटीग्यूमेंट्री की बात कर रहे हैं। अभी इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम की अगर बात करें, सिस्टम पार देंगे तो इसमें क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। स्किन को देखेंगे तो क्या क्या हम लोग एसेस कर सकते हैं। जॉन्डिस एक दिख सकता है, क्यों? पेल कलर, जॉन्डिस हो गया। दूसरा देखो जॉन्डिस हो सकता है, और बहुत सारे कंडीशन है जो अभी आप नहीं जान रहे होगे, जैसे स्पाइडर एंजियोमा होता है, चाहे पामर एरिथमा हो गया। पामर एरिथमा लिखो, पामर एरिथमा सब बताएंगे अभी। एरिथमा सॉरी, पामर एरिथमा। उसके बाद हो गया पामर एरिथमा के बाद आपको स्पाइडर एंजियोमा। ये सारे सिम्टम्स है लिवर सिरोसिस के। कहाँ पे? स्किन पे आपको दिखेंगे, बताया जाएगा क्या है क्या नहीं है, तो सारे का मतलब आपको समझाया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। पामर एरिथमा होगा, स्पाइडर एंजियोमा होगा। उसके बाद एक और कंडीशन आ सकता है, गाइनोकोमेस्टिया। प्लूराइटिस। उसके बाद प्लूराइटिस के बाद फिर कैपिट मेडुसे। उसके बाद फिर कैपिट प्लूराइटिस हो गया, ठीक है। इतना ओके, इतना कराएंगे। देखो ये सारे सिम्टम्स है। अभी बहुत सारे का मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा होगा क्या मतलब होता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो मतलब आपको पामर एरिथमा। जॉन्डिस तो पता है सबको, क्या होता है? पेल स्किन। पामर एरिथमा, पेल स्किन मतलब स्किन का पीला पड़ना। क्या होगा? लिवर सिरोसिस है तो स्किन पीला पड़ सकता है पेशेंट का। पामर एरिथमा से स्टार्ट करते हैं। पामर एरिथमा पहले लिख लेंगे जल्दी से, क्योंकि फिर मिटाना पड़ता है बार बार। ड्यू टू, देखिए जॉन्डिस के बारे में मैं बता दूं कि जॉन्डिस जानते हो आप लोग, अनफंक्शनिंग होता है किसका? मैंने आपको बताया था, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन। अनकंजुगेटेड किसको बोलते हैं? कंजुगेटेड किसको बोलते हैं? क्या लिखाना पड़ेगा इसको, जॉन्डिस को? तो पहले इसको लिखा देते फिर जॉन्डिस लिखाएंगे, ठीक है। पहले इसको लिख लो। देखो क्या है, पामर एरिथमा जो है, ऐसे देखो आपका हाथ है, इसमें क्या होगा, एक वेसल, अजीब टाइप का एक वेसल फॉर्म होगा। क्या होगा? एक वेसल, ब्लड वेसल, ठीक है। ब्लड वेसल जो कि बहुत ज़्यादा लाल होगा, रेडनेस होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा लाल होगा। कहाँ पे? पाम में, आपके हथेली में होगा। ये क्या शो करता है? क्यों होता है ये? क्योंकि हमारे मेल में, चाहे मेल की बात करें चाहे फीमेल की बात करें, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन वही डोमिनेटिंग की बात आती है। अगर फीमेल में बात आती है डोमिनेटिंग की तो एस्ट्रोजन है, और मेल की बात करेंगे तो उसमें क्या है? सॉरी,
एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नहीं, टेस्टोस्टेरॉन, सॉरी मैं गलत बोल गया, टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ठीक है, ये दोनों अगर मेल फीमेल की बात करें तो दोनों में प्रेजेंट होता है। तो एस्ट्रोजन जो होगा वो डोमिनेटिंग होता है फीमेल में, मतलब ज़्यादा होता है, और मेल में क्या होता है, मेल में क्या होता है, कम होता है। तो वही एस्ट्रोजन का जो होगा लेवल, एस्ट्रोजन का क्या होगा, लेवल बढ़ जाता है इस कंडीशन में। लिवर सिरोसिस के कंडीशन में क्या हो जाता है, लेवल बढ़ जाता है। जैसे लेवल बढ़ेगा तो बहुत सारे इसमें डिजीज कंडीशन, एस्ट्रोजन के लेवल बढ़ने से क्या क्या होंगे, गाइनोकोमेस्टिया मैंने एक आपको बताया, क्या बताया, गाइनोकोमेस्टिया, उसको भी लिख लो साथ में रिलेट करके, याद रहेगा। गाइनोकोमेस्टिया, गाइनोकोमेस्टिया जो कोई मेल में ऐसा देखते होगे जो मेल का जो ब्रेस्ट होता है वो एनलार्ज होता है, ब्रेस्ट बड़ा होता है, ठीक है, वो किसके कारण होता है, आपके एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ने के कारण। वो क्यों होगा, वो लिवर सिरोसिस के कारण होता है। जो एस्ट्रोजन बढ़ता है, जैसे एस्ट्रोजन बढ़ा लिवर सिरोसिस में तो क्या हो गया, उसका ब्रेस्ट एनलार्ज हो जाता है। तो इसको ठीक है, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल ड्यू टू, सेम लिखेंगे, ड्यू टू वाई, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन के कारण होता है, ठीक है, गाइनोकोमेस्टिया। पामारिथमा देख लिया, स्पाइडर एंजियोमा एक और देख लो, उसके बाद हो सके तो जॉन्डिस बता दिया जाएगा। जॉन्डिस ऐसे तो कॉमन है ये सब, एंजियोमा। नाम में क्या है, स्पाइडर। आप लोग बोलोगे सर स्पाइडर के काटने से स्पाइडर एंजियोमा हो जाता है, ऐसा नहीं है। स्पाइडर एंजियोमा सिम्टम है लिवर सिरोसिस का इंटीग्यूमेंट्री के बेसिस पे। तो स्पाइडर एंजियोमा की अगर बात करेंगे तो स्पाइडर एंजियोमा क्या होता है, डायलेटेड वेसल होता है, लिखा, डायलेटेड वेसल्स ओवर द, कहाँ होंगे, देखो डायलेटेड वेसल कहाँ होंगे, चेस्ट पे या नेक पे, कहाँ, चेस्ट पे या नेक पे। डायलेटेड वेसल्स मतलब फैला हुआ वेसल्स होंगे, ब्लड वेसल क्या होंगे, फैला हुआ, तो चेस्ट एंड नेक, ठीक है। ये कंडीशन देख लिया आपने। स्पाइडर एंजियोमा, डायलेटेड वेसल रहेंगे, स्पाइडर शेप का, एग्जैक्ट स्पाइडर शेप नहीं रहेगा, मकड़ी देखो, मकड़ी को कभी मकड़ी के शेप का रहेगा, लेकिन आपको कहाँ पे हो सकता है, सिर्फ दो ही जगह पे कंडीशन, या तो चेस्ट पे रहेगा, नहीं तो नेक पे रहेगा, गला पे। किसी को देखते होगे लिवर सिरोसिस अगर होगा तो उसमें फाइंड करना है यहाँ पे, इस पोर्शन पे, नहीं तो इस पोर्शन पे, नहीं तो चेस्ट पे, ठीक है। ये कंडीशन आपको रहेंगी। स्किन की बात करेंगे, इंटीग्यूमेंट्री की। जॉन्डिस की मैंने बताई थी आपको, जॉन्डिस लिख लो, जॉन्डिस शायद फ्रेम में आए या ना आए, देख लेना इसको जल्दी से, लिख लो, ड्यू टू अनफंक्शनिंग ऑफ देखो, एक बताया था मैंने यूरिडीन डाइफॉस्फेट, ये हमारे लिवर में का एंजाइम है, डाइफॉस्फेट, यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोरोनिल ट्रांसफेरेंस, ठीक है। ये क्या होता है, हमारे लिवर में एक एंजाइम है जो कि सीक्रेट होता है, हमारा लिवर करता है क्या, यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोरोनिल ट्रांसफेरेंस, UDGT, क्या, UDGT, ठीक है। ये हमारा एंजाइम है लिवर जो सीक्रेट करता है, वो क्यों क्या करता है कि जो हमारा अनकंजुगेटेड है बिलिरुबिन, लिखो, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन can't convert ठीक है। ये फ्रेम में आ रहा है बाबू लोग, देखना आप लोग, बताना, नहीं आ रहा तो मुझे बताना।
मैं कैमरे को ऐसे मैं आऊँगा उधर बैक में, तो ठीक है मैं देख लूँगा कैमरे को। प्लूराइटिस और कैपुट मेडुसा से बच गया। ठीक है, अभी देखो जॉन्डिस, ये सारे देख लिए आप लोगों ने, नहीं समझ में आया कुछ इसमें से बताना मुझे। सबसे पहले रिपीट करते हैं, क्या पामर इदमा क्या है, बेसल फॉर्मेशन होगा जो कि पूरा रेड होगा एस्ट्रोजन के कारण। एस्ट्रोजन का जैसे लेवल इंक्रीज करेगा आपके पाम में ये न्यू वेसल्स अराइज होंगे। गाइनोकोमेस्टिया मतलब एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल। ठीक है, मेल में क्या होगा, ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट होगा एस्ट्रोजन का लेवल जैसे इंक्रीज होगा उसके कारण। ठीक है, लीवर का डिसऑर्डर ये पार्ट है। स्पाइडर एंजियोमा, स्पाइडर का टाइप का फॉर्मेशन होना कहाँ का, नेक पे न्यू वेसल ही होता है, लेकिन वो नेक पे या चेस्ट पे ही होगा। ठीक है, जॉन्डिस अनफंक्शनिंग होगा किसका किसका, मैंने 2 एंजाइम के नाम बताए थे, लेकिन अभी मैं एक ही एंजाइम की बात करूंगा यहाँ पे। क्या, यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोरोनिल ट्रांसफेरेंस। क्या, यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोरोनिल ट्रांसफेरेंस। क्या, फिर से रिपीट करना मेरे साथ, यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोरोनिल और ट्रांसफेरेंस। ये एक एंजाइम है जो कि क्या करता है, हमारे लिवर के पास अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन जो आता है उसको स्प्लीन से, उसको क्या करता है, ये कंजुगेटेड बिलीरुबिन बना के फिर ट्रांसफर करता है। लेकिन इसका जब अनफंक्शनिंग हो जाएगा, जब ये एंजाइम नहीं आएगा, जब ये काम नहीं करेगा, तो फिर कैसे अनकंजुगेटेड कंजुगेटेड में कन्वर्ट होगा। अनकंजुगेटेड हमारे लिए उतना यूजफुल नहीं है, हार्मफुल है, तो वो जहाँ जहाँ डिपोजिशन हो जाएगा बॉडी में। कंजुगेटेड होता तो यूज़ कर लेता हमारा बॉडी उसको, लेकिन क्या रहेगा, वो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन रहेगा, उसका लेवल इनलार्ज हो जाता है, जिसके कारण क्या होगा, हमारा बॉडी पीला दिखेगा। क्या दिखेगा, पीला। ठीक है, इसको जल्दी से लिख लेंगे, इतना लिखना है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्लूराइटिस और कैपुट मेडुसे। प्लूराइटिस और कैपुट मेडुसे ये दोनों देखेंगे, उसका इंट्रीग्यूमेंट्री खत्म हो जाएगा, फिर फर्दर आगे बढ़ेंगे हम लोग और सिम्टम्स देखेंगे। सॉरी, साइन एंड सिम्टम्स दोनों सिम्टम क्या हो गया था ये, सॉरी फ्रेम में नहीं आ रहा था क्या उतना देर से। ठीक है, फ्रेम में तो आ ही रहा था सर। हाँ, तो मैं अभी जॉन्डिस के बारे में बता रहा था। ठीक है, अब खत्म हो गया, फिर आगे हम लोग दूसरे सिम्टम्स बढ़ते हैं, मतलब दूसरे क्या, प्लूराइटिस पे। और उसका प्लूराइटिस के बाद एक और था क्या, कैपुट मेडुसे। तो प्लूराइटिस जाने से पहले एक बार और चीज़ जान लो, क्या है, अनकंजुगेटेड स्प्लीन से चल के आएगा किसके, लीवर के पास। लीवर क्या करता है, यूडीजीटी जो एंजाइम है उससे क्या करता है, अनकंजुगेटेड को कंजुगेटेड में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, यूजी देखो एक ड्रॉ करके बता देते हैं, ये क्या हो गया, स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन से चल के आया किसके, लीवर के पास। और लीवर क्या किया, ये क्या आया, अनकंजुगेटेड आया। ठीक है, अनकंजुगेटेड चल के आया, इनडायरेक्ट भी बोल सकते हैं इसको, इनडायरेक्ट। अब चल के आया, यहाँ पे चल के आने के बाद क्या होगा, ये कन्वर्ट करेगा किस में, डायरेक्ट में या कंजुगेटेड में, है ना, कंजुगेटेड में। तो वो जैसे कन्वर्ट करेगा उसको डायरेक्ट में, तो यहाँ पे किसके हेल्प से होगा, यूडीजीटी के हेल्प से होगा, विद द हेल्प ऑफ यूडीजीटी। क्या, यूडीजीटी का मतलब यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोरोनिल ट्रांसफेरेंस। क्या, आप लोग याद करो मेरे साथ साथ, याद हो जाएगा एंजाइम का, लीवर का एंजाइम यूरिडीन, क्या, यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोरोनिल ट्रांसफेरेंस। ठीक है, चल इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब आगे क्या बढ़ेंगे हम लोग, प्लूराइटिस कौन बचा है, प्लूराइटिस और कैपुट मेडुसे। तो प्लूराइटिस इचिंग से रिलेटेड है, देखते हैं हम लोग क्या है। कैपुट मेडुसे भी देखेंगे, सब देखेंगे। ये सब नया नया टर्म होगा, उसको हम लोग आराम आराम से देखते चलेंगे, हौले हौले, तभी तो प्यार होगा पढ़ाई से। और साइन एंड सिम्टम मिटा दिया क्या, नहीं मिटाना था, चलो कोई ना, अब मिटा दिया तो क्या ही कर सकते हैं उसके लिए। हम लोग क्या देखेंगे अभी, प्लूराइटिस। चलो लिखते चलो मेरे साथ, प्लूराइटिस। प्लूराइटिस क्या होता है, एक्सेसिव इचिंग ड्यू टू, लिखते चलो, एक्सेसिव इचिंग ड्यू टू accumulation of, अब देखो आपका लीवर फंक्शन नहीं करेगा तो जितना भी जो नाइट्रोजनियस वेस्ट होता है वो लीवर उस पर काम करता है। आपको जो भी नाइट्रोजनियस वेस्ट होता है आपके बॉडी में, लीवर क्या करता है उसको
उसके ऊपर काम करता है। अब जैसे आपका फंक्शन नहीं करेगा लीवर तो क्या होगा, नाइट्रोजन जो वेस्ट होगा आपके बॉडी में जहाँ तहाँ एक्यूमुलेशन होगा, और जहाँ तहाँ एक्यूमुलेशन होगा क्या होगा, ईचिंग होने लगेगा। तो क्या लिखेंगे, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ नाइट्रोजेनियस वेस्ट अंडर द स्किन। स्किन के अंदर क्या होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होगा, जमा होगा। एक्सेसिव ईचिंग क्यों होगा, जमा लो यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट अगर जमा हो गया तो यहाँ पे मुझे एक्सेसिव ईचिंग होगी। ठीक है, ये कंडीशन है प्लूराइटिस की। उसके बाद फिर कैपुट मेडुसे देख लो, ये सबसे इजी है। प्रेगनेंसी में भी देखते हो कि बहुत सारी लेडी को हो जाता है कैपुट मेडुसे। डायलेटेड एब्डोमिनल वेन, देखो डायलेटेड एब्डोमिनल वेन, जो पेट के ऊपर जो होता है वो वेन डायलेट हो जाएगा, मतलब सो दिखने लगेगा पेट के ऊपर। देखना पोस्ट प्रेगनेंसी से ही जो बेबी होने वाला होता है उसे कुछ दिन पहले जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनके ऊपर भी हो जाता है इस टाइप का। हालांकि उनको कुछ और बोलते हैं, वो गायनी में लोग डील करेंगे, लेकिन कैपुट मेडुसे टाइप का स्ट्रक्चर वहाँ भी क्रिएट होता है। ठीक है, इसको लिख लेंगे जल्दी से। उसका हम लोग चलते हैं एंडोक्राइनल। एंडोक्राइनल मतलब देखो एंडोक्राइनल हो गया। एंडोक्राइनल में क्या होगा, कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज कर जाएगा। जिन्होंने पढ़ा है एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, डक्ट और डक्टलेस ग्लैंड के बारे में, कॉर्टिसोल किसका कौन सिक्रेट करता है, कॉर्टिसोल, ये सारा पढ़ा है, जल्दी बताओ। कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज करेगा। ठीक है, एल्डोस्टेरोन का लेवल भी इंक्रीज कर जाएगा। नहीं समझ में आया है, अभी इसको नोट डाउन कर लो। अभी नहीं समझ में आएगा, इसको नोट डाउन कर लो, आराम से प्रेम से इसको लिखो, कॉपी में डाल दो, एक बार रट लो कि हाँ कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज कर जाता है, एल्डोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज कर जाता है। मैं जब एंडोक्राइन पढ़ाऊंगा, मैं जब एक्सोक्राइन पढ़ाऊंगा, डॉक्टर डक्लेस सारे ग्लैंड्स के फंक्शन बताऊंगा, प्रॉपर ईच एंड एवरीथिंग बहुत डिटेल में बताऊंगा, तब आराम से तुम उस समय समझ लेना इस चीज़ को, ये क्या था। ठीक है, अभी नहीं समझ में आ रहा, आराम से, क्योंकि इसके लिए मैं डीप में नहीं जा सकता, फिर अभी इसका लिवर सिरोसिस का ही बहुत लंबा टॉपिक है, इसको जल्दी से ख़त्म करके हटाना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो टॉपिक है हमारा हर एक दूसरे से रिलेटेड है। क्या है, हर एक दूसरे से रिलेटेड है। नहीं रिलेट करके पढ़ोगे नहीं समझ में आएगी, इसलिए रिलेटेड ही है, समझो। ठीक है, एस्ट्रोजन का भी लेवल इंक्रीज कर जाएगा, ये तो सबको पता होगा। एस्ट्रोजन मैंने बताया आपको थोड़ा सा पहले गाइनोकोमेस्टिया में, है ना। हेमाटोलॉजिकल की बात करें, हेमाटोलॉजिकल मतलब ब्लड से रिलेटेड क्या होगा, देखो ब्लड से रिलेटेड क्या हो रहा है। अब मान लो जैसे मैंने आपको बताया, क्या लीवर है, ये यहाँ स्प्लीन से क्या हो रहा है, ब्लड आ रहा है इसमें। ठीक है, अब ये जब हार्ड हो जाएगा तो ये बहुत केस में ऐसा होता है, ये मैंने कॉन्जुगेटेड यहाँ पे नहीं आ रहा था, बिलिरुबिन तो बन ही नहीं रहा था कॉन्जुगेटेड, अनकॉन्जुगेटेड था यहाँ से स्प्लीन से, है ना। स्प्लीन से क्या आ रहा है, ब्लड चल के आ रहा है किसके पास, लीवर के पास। अब लीवर ने एक्सेप्ट नहीं किया, बोला कि नहीं भाई तुम ले जाओ अपने पास। ये जब गया फिर वापस गया। जब स्प्लीन के पास ब्लड पहले से था और ब्लड उसमें गया, उसका क्या हो गया, साइज़ बढ़ गया। अब उसका साइज़ बढ़ा, उसका साइज़ बढ़ने के कारण उसमें क्या चेंजेस होंगे, उस टर्म का नाम क्या है, तो स्प्लीन का जैसे साइज़ बढ़ेगा, जैसे साइज़ बड़ा होगा, उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे स्प्लीनोमेगाली या मेगली। क्या बोलेंगे, स्प्लीनोमेगली या मेगाली, आपके ऊपर है, जो बोलो आप, स्प्लीनोमेगली। ठीक है, स्प्लीन का साइज़ इंक्रीज करना, स्प्लीन का साइज़ बढ़ना। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि उसने लीवर को ब्लड दिया, लीवर क्या किया, ब्लड को एक्सेप्ट नहीं किया, वापस भेज दिया, तो क्या होगा, उसका साइज़ बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा कंडीशन ये हो सकता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या हो गया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट डिक्रीज या इंक्रीज। डिक्रीज, पीनिया मतलब डिक्रीज, क्या, पीनिया मतलब डिक्रीज, फॉर्मेशन ऑफ, लिख लेना ब्रैकेट में, PLT फॉर प्लेटलेट, प्लेटिना मत समझ लेना, डिक्रीज। ठीक है, सॉरी,
देखो जैसे ये डिक्रीज होगा तो क्या होगा, ब्लीडिंग होगा। इसलिए लीवर का कभी भी कोई टेस्ट कराने जाओ आप लीवर के पेशेंट को, तो पीटी जरूर होता है उस पेशेंट का, पीटी प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट। नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए, 10 से लेकर 11 सेकेंड्स के अंदर में पीटी का, ठीक है, याद रखना। कोई भी लीवर का पेशेंट हो, पीटी टेस्ट उसको जरूर कंपलसरी होता है, पीटी प्रोथ्रोम्बिन जिसको बोलते हैं, ठीक है। अभी लिख लो, ब्लीडिंग ड्यू टू लैक ऑफ क्लॉटिंग, क्लॉटिंग के कारण, ठीक है। इकाइमोसिस हो सकता है, इकाइमोसिस, मतलब ब्लीडिंग दो तरह से हो सकता है, इकाइमोसिस हो सकता है या पेटिचाई। इसका कहने का मतलब पिन पॉइंट, मतलब कोई एक मतलब सर्टेन पॉइंट पे क्या होगा, पिन पॉइंट, और ये क्या होगा, लार्ज एरिया, इकाइमोसिस, ठीक है। आप एक बार गूगल कर लेना इसको, इकाइमोसिस, ECHYMOSIS, इकाइमोसिस, लार्ज एरिया में, मतलब लार्ज एरिया में। और पेटा इसको जैसे स्पेल करना हो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे गूगल प्रोनाउंसिएशन पे इसको देख लेना क्या बोलते हैं। बहुत सारे लोग इसको पेटेकाई बोलते हैं या पेटाकाई बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं, जो कि पिन पॉइंट एक सर्टेन पॉइंट पे रहता है। और इकाइमोसिस जो होता है वो बड़े लार्ज एरिया के लिए होता है, ठीक है। हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग नर्वस के, अगर इधर स्पेस बचता तो नर्वस लिख लेते हैं, नर्वस सिस्टम के बारे में ही, नर्वस पे क्या क्या इफेक्ट होगा, नर्वस लिखो, नर्वस में देखेंगे हम लोग सबसे पहले हेपेटिक एंसेफेलोपैथी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी, ठीक है, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी, ओके। दूसरा पेरिफेरल, पेरिफेरल क्या हो जाएगा, न्यूरोपैथी हो जाएगा, ठीक है। तो पहले ये देखते हैं हेपेटिक एंसेफेलोपैथी होता है क्या है, ड्यू टू लेवल ऑफ एमोनिया देखो हेपेटिक एंसेफेलोपैथी, जिस पेशेंट को आपको लिवर सिरोसिस है, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी का अगर सिम्टम आ रहा है तो उसमें क्या होगा, एमोनिया का एक्सेस लेवल क्या होगा, डिपॉजिट होगा। मैंने बताया आपको कि एमोनिया, लीवर जब प्रॉपर फंक्शन करता है तो एमोनिया का भी फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, नाइट्रोजन का भी होता है, मतलब प्रॉपर उस पर काम करता है। लेकिन जब लीवर ही काम नहीं करेगा तो नाइट्रोजन अमोनिया पर किसी पे काम नहीं करेगा। नाइट्रोजनियस वेस्ट जो होता है प्लूराइटिस के फॉर्म में था आपके बॉडी में, जहाँ जहाँ इचिंग हो रहा था, ये क्या होगा, एमोनिया का जैसे लेवल बढ़ेगा, ये क्या होगा, आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को जैसे मतलब पार करेगा, पार करने के बाद आपके ब्रेन पे इफेक्ट करेगा। ब्रेन पे इफेक्ट कैसे करेगा, आप कभी भी लीवर सिरोसिस के पेशेंट को देख लो, अगर हेपेटिक एंसेफेलोपैथी का अगर सिम्टम आ रहा है तो उसको आप बोलो पेशेंट को कि भाई तू खड़े हो जा सीधा और दोनों हाथ को ऐसे कर, ठीक है। अगर ये दोनों हाथ उसका अगर ये ऐसे ऐसे अगर हिल रहा है पूरा, ठीक है, ये ऐसे ऐसे हिल रहा है तो समझना कि वो सिम्टम, वो हेपेटिक एंसेफेलोपैथी के सिम्टम है। उसमें क्या है, फिर से सुनो, पेशेंट को बोलो सीधा खड़े रहने को, खड़े रहने के बाद बोलो कि दोनों हाथ अपने उठाओ चाचा। उठाने के बाद अगर उसके दोनों हाथ की ऐसे ऐसे मूवमेंट हो रही है, हिल रही है, ट्रेमलिंग, काँप रही है, अगर काँप कह रही है तो समझना उसको एमोनिया का पहुंच चुका है, एमोनिया उसके ब्रेन तक, ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके उसके ब्रेन में पहुंच गया। क्लिनिकल फीचर की अगर बात करेंगे, क्या होगा, फ्लैपिंग, क्या होगा, फ्लैपिंग, फ्लैपिंग, ठीक है, फ्लैपिंग। हैंड ट्रेमर, हाथ कांपना, वही जो मैंने बताया आपको, हाथ कैसे चेक करेंगे। ऐसे पेशेंट को अगर ड्रग ऑफ चॉइस की बात करेंगे हेपेटिक एंसेफेलोपैथी वाली की, तो लैक्टुलोज देते हैं, क्या देते हैं, लैक्टुलोज, किसको निकालने के लिए, अमोनिया को, लैक्टुलोज, ठीक है। ये ड्रग ऑफ चॉइस की बात है, छोड़ दो इसको, नहीं भी जाना मत जानो अभी, लेकिन इतना जानो कि हेपेटिक एंसेफेलोपैथी भी आता है किसमें, लिवर सिरोसिस में। कैसे चेक करेंगे, फिर से देख लेना। ऐसे पेशेंट को बोलेंगे चाचा अपने हाथ उठाओ, उठा के एकदम 90 डिग्री पे रखो, एकदम स्ट्रेट खड़े हो, आंख बंद करो, ऐसे ऐसे अगर मूवमेंट कर रहा है चाचा तो समझ लो चाचा का गेम बच गया, ठीक है।
ट्रेमर को दूसरा नाम लिख सकते हो। एस्ट्रिएक्सिस, आप इसको गूगल कर लेना एक बार, मैं स्पेल नहीं बता रहा था, छोड़ दो इसको यार, स्पेल चेक कर लेना यार। एस्ट्रिएक्सिस बोलते हैं उसको, एस्ट्रिएक्सिस, ठीक है, एक्सिस, एस्ट्रिएक्सिस, ठीक है, एस्ट्रिएक्सिस, आप देख लेना इसको, चेक कर लेना अगर गलत है सही है क्या है। मैंने ऐसे हैंड ट्रेमर याद रखना कि हैंड ट्रेमर होता है मतलब हाथ का कप कपाना, ठीक है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी की बात करेंगे। पेरिफेरल वो क्या था, हेपेटिक था, ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी की अगर बात करेंगे किसके कारण होगा, टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है। चलो तो जल्दी से लिख लेंगे, लेकिन फिर हम लोग सीवीएस देखते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, न्यूरल नर्वस देख लिए, न्यूरल डिसऑर्डर मतलब न्यूरल सिम्टम्स क्या क्या आएंगे। सिर्फ किसकी देख रहे हैं, सिर्फ लीवर सिरोसिस की ही हम लोग सिम्टम देख रहे हैं, साइन एंड सिम्टम्स, कुछ अभी एक्स्ट्रा हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं। क्या देख रहे हैं हम लोग, सिर्फ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब साइन एंड सिम्टम्स किसकी, लीवर सिरोसिस की, कुछ एक्स्ट्रा जाना ही नहीं है, इसलिए घबराना नहीं है, धीरे धीरे बढ़ेंगे हम लोग आगे। चलो मिटा दिया जाए इसको, ठीक है। अब चलो अब उसका सीवीएस देखेंगे हम लोग, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। समझ में आया, नहीं समझ में आया बेझिझक एकदम मैसेज करो, कमेंट करो। यहाँ मट साहब आप यहाँ पे सही से नहीं बता रहे, यह गलत है वो गलत है, कुछ भी अगर गलत लगे तो बताओ। मैं सदैव तत्पर हूँ आपके लिए, आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तुरंत प्रभाव में रिप्लाई किया जाएगा आपको, रिप्लाई एट इंस्टेंट। बस एक बार आप कमेंट तो करो, कमेंट का इंतज़ार रहता है मुझे, कोई करते ही नहीं हो आप लोग में से कमेंट। बस मैं गाने गाते रहता हूँ, किसका है ये तुमको इंतजार में हूँ ना, पर कमेंट ही नहीं करते हो आप लोग। चलो सीवीएस की बात करें, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सीवीएस मतलब समझे, सीवीएस मतलब समझे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या हो जाएगा, पेरिफेरल सेंट्रल एडिमा, क्या हो जाएगा, पेरिफेरल सेंट्रल एडिमा। एडिमा कैसे होगा, एडिमा कैसे होगा, पूछने वाली बात है, एडिमा कैसे होगा, बताता हूँ मैं एडिमा कैसे होगा, पहले लिख लो, डिसएरिथमिया भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों कंडीशन देखो, ये हमारा लीवर है और ये हमारा हार्ट है, ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ से मैंने आपको बताया कि पोर्टल वेन निकलता है ऐसे, पोर्टल वेन क्या करता है, जाके ज्वाइन होता है किससे, आपके यहाँ पे राइट एट्रियम मतलब आईवी है, आईवीसी सॉरी, इंफीरियर वेना कावा से, सॉरी हाँ वेना कावा से ज्वाइन होता है। अब वेना कावा जैसे यहाँ से ब्लड आया, ठीक है, सॉरी इससे ब्लड आया, जैसे सॉरी इससे ब्लड गया, ठीक है। अब ब्लड आने के बाद क्या होगा, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करने के बाद क्या होगा, ये वापस 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 इधर आया, फिर एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या वापस गया इसके पास। अब इसके पास जैसे जाएगा तो वहाँ पे फिर क्या एडिमा डेवलप होगा, है ना, पेरिफेरल सेंट्रल एडिमा होगा, है कि नहीं, ठीक है। अभी देख लेंगे इसको, सीबीएस में ज़्यादा नहीं, दो ही है, एक एडिमा का सर ये है और डिसएरिथमिया मतलब समझ ही रहे हो, ऐसे नोड। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और किसी फीमेल को हो तो क्या हो सकता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एमेनोरिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एमेनोरिया मतलब एब्सेंट और पीरियड, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलो या पीरियड बोलो, ठीक है। इम्पोटेंसी, इम्पोटेंसी मतलब समझे, ये आया तुम लोग वाला भाई, तुम लोग वाला बात है ये, देख लो क्या है, पढ़ लो क्या है ये, समझ में आया, ये तुम लोग वाली बातें हैं,
क्या? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, गाइनोकोमेस्टिया, मैंने आपको शुरू में बताया एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने से, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, इन मेल, ठीक है। गाइनोकोमेस्टिया के बाद टेस्टिकुलर एट्रोफी, टेस्टिकुलर एट्रोफी, टेस्टिकुलर एट्रोफी कहने का मतलब कि टेस्टिस साइज स्मॉल, मतलब एक टेस्टिस कोई स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स देखते हैं। जाहिर सी बात है लीवर डैमेज हो रहा है, मतलब प्रोटीन डैमेज हो रहा है, एल्बुमिन, इलेक्ट्रोलाइट्स कम, एल्बुमिन कम तो इलेक्ट्रोलाइट्स फ्लूइड का इम्बैलेंस। क्या क्या हो सकता है? एडिमा हो सकता है। एडिमा क्यों होगा? मैंने आपको बताया शुरू में ही, क्या बताया कि जैसे हमारा वेसल्स होता है, वेसल्स के अंदर एक ऑन्कोटिक प्रेशर होता है ड्यू टू एल्बुमिन। जैसे एल्बुमिन का लेवल कम हुआ तो ऑन्कोटिक प्रेशर कम हुआ, ऑन्कोटिक प्रेशर जैसे कम हुआ फिर क्या होगा, आपका वेसल्स का ब्लड कहाँ, बाहर घूमने के लिए चला गया। जैसे घूमने के लिए चला गया तो एडिमा डेवलप हो गया, है ना। एडिमा कोई लोकल एरिया में हो तो उसको एडिमा बोलेंगे, अगर होल बॉडी एडिमा हो तो उसको क्या बोलेंगे? एनासार्का, एनासार्का, ओके, एनासार्का। डाइल्यूशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स। देखो और क्या क्या हो सकता है? हाइपो कैलीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोएल्बुमिया। देखो हाइपो एल्बुमिया, घस दिया इस पर, हाइपो एल्ब्यूमिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स में ड्यू टू एल्बुमिन, एल्बुमिन भाई साहब के कारण, ठीक है। जल्दी से इसको लिखेंगे, लिख के हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी फ्रेम में आ रहा है ना नीचे, फ्रेम में, चलो पल्मोनरी पे बढ़ते हैं आगे हम लोग। ये सारे देख लिया फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, समझ में आया। चलो अब पल्मोनरी, अब ज़्यादा नहीं बाबू लोग, बोर नहीं होना है। अरे आज का मज़ेदार था यार, ज़्यादा फिर ये था ना, जल्दी से लीवर सिरोसिस ख़त्म करना था, फिर हम लोग अब कोलीलिथियासिस ये सब चलेंगे। हेमोरॉइड्स बचा हुआ है, 2-3 लेक्चर और बचा हुआ है। जीआईटी का डिसऑर्डर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो जो इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर था मैंने सारे आपको बता दिए हैं और रिलेट करके बताया, और सब डिसऑर्डर के अंदर भी बहुत सारे नए नए टर्म्स मैंने आपको बताए हैं जो कि आप लोग, बहुत लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग नहीं जानते होंगे इससे पहले, क्योंकि मैं जब खुद पढ़ता था तो मैं नहीं जानता था, जब मुझे टीचर पढ़ाते थे मेरे कॉलेज के। तो पल्मोनरी क्या क्या हो सकता है? ये क्या रेस्पिरेटरी का हो गया, डिस्निया हो सकता है। डिस्निया के बाद क्या हो सकता है? देखो पेशेंट डिस्निया होगा, डिस्निया के बाद क्या होगा? हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन क्यों? एडिमा का कारण क्या होगा? एडिमा का कारण क्या होगा? एडिमा का कारण क्या होगा? आपका लंग्स पे प्रेशर पड़ेगा। एडिमा का कारण चाहे आपका इंटरनल में मान लो कहीं पे भी एडिमा क्रिएट होता है, आपके स्टमक में, चाहे आपके इसोफिजल में जैसे वेरिसिस हो रहा था, वेरिसिस अगर होगा तो पीछे क्या है? ट्रैकिया, ट्रैकिया को ब्लॉक करेगा, तो हाइपर वेंटिलेशन भी हो सकता है, पेशेंट उसमें भी जा सकता है हाइपर वेंटिलेशन में। मतलब क्या, सीधा आपको ट्रैकिया को रोकना या आपके लंग्स को प्रेशराइज करना, मतलब दाबना, ताकि एयर एक्सचेंज ना हो पाए। तो ये पल्मोनरी में आ सकता है सिम्टम्स एडिमा के कारण, समझे। रेनल की बात करेंगे, किडनी की, किडनी में क्या क्या हो सकता है? क्रोनिक, देखो क्रोनिक कंडीशन अगर आएगा, chronic condition can leads hepatorenal syndrome। इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ आप लोग, कमेंट करना जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ। हेपाटोरेनल सिंड्रोम का दूसरा नाम, हार्ट फेल सुना है? वैसे ही ये भी किडनी फेल, क्या बोलेंगे इसको? रेनल फेल्योर या किडनी फेल्योर, ठीक है, ये बोलते हैं इसको, ओके।
चलो इतना सारा चीज़ था, ये जल्दी से आप लोग लिख लो, फिर हम लोग डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन पे बढ़ेंगे। अब मज़ेदार है, अब क्या मज़ेदार है, इतना समझ में आया। ये सारा साइन एंड सिम्टम्स था, इतना सारा सिम्टम्स आ सकता है सिर्फ एक डिसऑर्डर से, किससे, लिवर सिरोसिस से, सिर्फ एक लिवर सिरोसिस से इतना सारा कंडीशन आ सकता है पेशेंट में। ठीक है, तो अब हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं। क्या, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। लगता है ये ख़त्म हो गया क्या इसका, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। देखो सबसे पहले लिखते चलेंगे, पहला स्टेप कहीं भी, हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। ये डॉक्टर आपका काम है, लेकिन इन द केस डॉक्टर ही कर लेते हैं। आपसे पहले हिस्ट्री में क्या करोगे, नाम, पता, एज, सेक्स, प्रोफेशन, ये सब पूछोगे, डाइट पूछोगे, क्या क्या खाते थे, दारू वारू पीते थे कि नहीं पीते थे, ठीक है, मतलब एडिक्शन। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करोगे, लिवर सिरोसिस का केस है तो आपको दूर से ही दिख जाएगा, उसका पेट फूला हुआ निकलेगा, फूला हुआ रहेगा, तो वो ऑब्जर्व करोगे, देखोगे, दिखोगे। फिर उसके बाद ये करोगे, मतलब क्या बोलते हैं, चारों स्टेप्स फिजिकल एग्जामिनेशन का आप दोहराओगे, चेक करोगे पेशेंट को। उसके बाद चेक करने के बाद सारा नोट डाउन करोगे, क्या क्या आपको मिला, उसमें फाइंडिंग क्या हुआ। देन उसके बाद एक टेस्ट लिखवाओगे, डॉक्टर लिखेंगे, आपको नहीं लिखना है, ऐसा आपको पता रहना चाहिए। क्या, लिवर फंक्शन टेस्ट, LFT, लिवर फंक्शन टेस्ट, इसको बोलते हैं LFT। क्या बोलते हैं, LFT। अब ठीक है, ये LFT को हम लोग ऊपर अच्छे से पढ़ेंगे। चलो इसको मिटा दें, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मिट गया। चलो देखो क्या पढ़ोगे, LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। LFT में क्या क्या देखोगे, सबसे पहले देखोगे पेशेंट का AST, क्या, AST, दूसरा ALT, ये क्या है, SGPT, सॉरी SGOT, ये SGPT, LTPT, ठीक है, लुटा पिटा याद ट्रिक रख लो, लुटा पिटा, ठीक है, वो लूट भी गया और पिट भी गया, तो क्या, LTPT, ऐसे मैंने याद रखा, ALT और SGPT, PT, LTPT, ठीक है, ऐसे याद रखो। तो STOT था, LTPT, तो LTPT से मैंने याद रखा, SGPT, ठीक है, वो ठीक है। चलो आगे बढ़ो, आगे क्या बनना है, हेडिंग देंगे। पहला टेस्ट हम लोग देख रहे हैं, टेस्ट में कौन सा, लिवर फंक्शन टेस्ट। कौन सा टेस्ट देख रहे हैं, LFT, दिख रहा है आप लोग को, शायद ब्लैक मेरा काम नहीं कर रहा है, आप 2 मिनट रुक जाओ, होल्ड करो, मैं इस पर इंक डाल के आता हूँ, पॉज करना पड़ेगा इसको। चलो आगे मैं, हाँ, तो ये AST और ALT, SGPT, SGOT, ठीक है। हाँ, LT और PT से याद रख सकते हो, आजकल नया गाना जो चल रहा है, लुट पुट गया है ना, वो चीज़ें हैं, ठीक है। पहला हेडिंग डालते हैं AST, SGOT, ये क्या है, LFT का ही है पहला हेडिंग। अब देखो AST और SGOT दोनों का फुल फॉर्म जान लो। AST का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले AST का फुल फॉर्म देखो, एस्परेट क्या, एस्परेट अमीनो ट्रांसफेरेंस, एस्परेट अमीनो ट्रांसफेरेंस। SGOT की अगर बात करें फुल फॉर्म, सीरम ग्लूटामिक, नहीं किसी को समझ में आ रहा, मैं बोल भी रहा हूँ, ग्लूटामिक, सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ऑक्सैलिक एसिटिक ट्रांस एमिनेज,
ठीक है। सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांस एमिनेज क्या है, सीरम क्या है, SGOT, सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांस एमिनेज, इसका फुल फॉर्म। AST क्या पता है, एस्पायरेट एमिनो ट्रांसफेरेंस, ठीक है। इसकी अगर नॉर्मल रेंज की हम लोग बात करें, याद रखना 0 to 40 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, ठीक है। IU का मतलब इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, लिख लेना साइड में ऊपर में, IU मतलब इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। दूसरा देखेंगे हम लोग ALT, SGPT, LT का फुल फॉर्म एलानीन एमिनो ट्रांसफेरेंस, SGPT, सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांस एमिनेज, SGPT की फुल फॉर्म क्या है, सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांस एमिनेज। SGPT क्या, सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांस एमिनेज। व्हाट, ट्रांस एमिनेज, क्या हो गया, ट्रांस एमिनेज, सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांस एमिनेज। SGPT की फुल फॉर्म हो गई। देखो कभी भी लीवर की जो टेस्ट होती है, SGOT और SGPT मैटर करता है क्या, SGPT। अब इस SGOT की नॉर्मल रेंज मैंने आपको बता दी कि 0 से लेकर 40 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। SGPT की मैं बता रहा हूँ अभी। SGPT की अगर बात करते हैं, इसको भी अप्रॉक्स आप ले सकते हो, वैसे 36 होता है क्या था, 0 to 36 क्या, 0 to 36 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, IU पर लीटर, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे आपको लेना है रेफरेंस नॉर्मल, तो 0 to 40 भी आप कंसीडर कर सकते हो, ताकि दोनों का वैल्यू सेम रहे, आपको याद रहे। ऐसे जनरली होती कितनी है, 0 to 36 क्या, इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, ओके, ठीक है। इसको जल्दी से नोट डाउन करेंगे, फिर हम लोग आगे देखते हैं बिलिरुबिन, ये सब बिलिरुबिन, क्योंकि LFT में सिर्फ यही नहीं होते हैं, LFT टेस्ट है, LFT टेस्ट के अंदर AST आता है, AST SGOT, ALT SGPT, बिलिरुबिन, है ना। उसके बाद बिलिरुबिन में तीनों आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टोटल, उसके बाद अल्कलाइन फॉस्फेट, ये सारे आते हैं, ठीक है। ये हमने देख लिया, 2 देख लिया, चलो इसको मिटाया जाए, ओके। मिटाने के बाद हम लोग फिर देखते हैं, अभी LFT देख रहे हैं, LFT में सबके नॉर्मल रेंज देख लिए। अब इसका हम लोग देखेंगे बिलिरुबिन। मैंने आपको बताया बिलिरुबिन स्प्लीन से आता है, जो कि अनकंजुगेटेड होता है, जिसको हम लोग इनडायरेक्ट भी बोलते हैं। लीवर के पास आता है, लीवर उसको फॉर्म नहीं करता, अगर लीवर ने फॉर्म किया तो बिलिरुबिन डायरेक्ट, अगर फॉर्म होके आया तो डायरेक्ट हो गया, यानी कंजुगेटेड हो गया। अगर नहीं फॉर्म हुआ तो वो अनकंजुगेटेड वापस फिर गया स्प्लीन के पास, तो क्या हो जाता है, स्प्लीनोमेगाली हो जाता है। मैंने आपको बताया इससे पहले वाले स्लाइड में, नहीं याद है तो फिर से देखो, क्या, बिलिरुबिन, ये किस नंबर का है, तीसरा नंबर टेस्ट है, ठीक है। मतलब LFT में ही है, क्या है, LFT में ही है क्या, बिलिरुबिन की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक टोटल। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड अनकंजुगेटेड, अनकंजुगेटेड, और ये टोटल हो गया, ठीक है। बिलिरुबिन नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कंपलसरी नहीं है, ओके। इसकी रेंज की अगर बात करें, किसकी, डायरेक्ट की, तो 0.1 to 0.3 mg पर DL होता है, क्या होता है, mg पर DL। अनकॉन्जुगेटेड की अगर बात करें तो ये 0.3 to 0.8 mg पर DL होता है, क्या, mg पर DL। टोटल देख लो कितनी होनी चाहिए, 0.4 से लेके 1.1 तक कितने होने चाहिए, जोड़ लो, 0.4 से 0.4 to 1.1 mg पर DL, ये टोटल होनी चाहिए। समझ में आया। बिलिरुबिन का क्या होना चाहिए,
याद रखना डायरेक्ट अनकंजुगेटेड, मतलब कहने का डायरेक्ट कंजुगेटेड ये फॉर्मेशन वाला है। कहने का इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट जो कि सबसे पहले स्प्लीन से चल के आएगा कहाँ पे, लीवर के पास। लीवर ने एक्सेप्ट किया UDGT, अगर लीवर ने जो बनाया, मैंने बताया था आपको क्या, यूरिडीन, UD डाइफॉस्फेट, ग्लूकोरोनिल और ट्रांसफेरेंस जो एंजाइम था लीवर का, उसने फंक्शन करके क्या किया, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कन्वर्ट किया। डायरेक्ट में जैसे कन्वर्ट होगा फिर आपका मतलब तो फंक्शन कर रहा है, लेकिन अगर नहीं, किसी पेशेंट को देखना है जिसका अगर SGPT ये सब बढ़ा होगा तो उस बहुत कंडीशन में ऐसा होता है उसका कि इनडायरेक्ट वाला ज़्यादा रहता है लेकिन डायरेक्ट वाला एकदम कम हो जाता है, बहुत कंडीशन में ऐसा होता है। ठीक है, ये देख लेंगे, बिलिरुबिन हो गया। उसके बाद अल्कालाइन फॉस्फेट, अल्कालाइन फॉस्फेट की अगर बात करें, अल्कालाइन फॉस्फेट ये सारे LFT के ही आते हैं अंदर में, लिवर फंक्शन टेस्ट के अंदर में ही आते हैं। इसका नॉर्मल रेंज की अगर बात करें तो 30 to 120 के आसपास होता है यूनिट पर लीटर। IU लिख लेना, इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, IU पर लीटर। ठीक है, एक PT लिख लेना लास्ट, प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट, प्रोथ्रोम्बिन लास्ट नहीं है बट लीस्ट भी नहीं है, प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट। प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट की बात करें, इसका नॉर्मल जो रेंज है वो 11 से लेके 12.5 सेकेंड्स होना चाहिए। कितना, 11 to 12.5 सेकेंड्स, 11 to 12.5 सेकेंड्स होना चाहिए। मतलब अगर किसी पेशेंट को क्लॉटिंग, बेसिकली एक तरह से क्लॉटिंग टेस्ट है, इतने सेकंड के अंदर में ये प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट काम करना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए। इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वो लिवर डिसऑर्डर को इंडिकेट करता है। लेकिन याद रहे, ध्यान रहे, ये कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस नहीं है, ये क्या है, बेस्ट मार्कर है। क्या, बेस्ट मार्कर फॉर लिवर डिसऑर्डर। क्या, लिवर डिसऑर्डर क्या, बेस्ट मार्कर फॉर लिवर डिसऑर्डर। कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस की अगर बात करें, क्या, कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस की अगर बात करें, कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस की अगर बात करें, कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस की अगर बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस में लिवर बायोप्सी टेस्ट। क्या, लिवर बायोप्सी टेस्ट, लिवर बायोप्सी टेस्ट। और लिवर बायोप्सी टेस्ट जो होता है वो मैंने आपको बताया था किन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है लिवर बायोप्सी टेस्ट करने के टाइम। पेशेंट के लिए क्या आप क्वेश्चन रहेगा अगर आप लिवर बायोप्सी टेस्ट करने जा रहे हो, तो सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट को बोलना है कि फोर्सफुली सारा सांस छोड़ दे। ठीक है, ताकि उससे डायफ्राम इंजरी उसका बच सके। नहीं तो ऐसा जगह कि बहुत दर्द होता है कि आप प्रिक करने जाओ, डायफ्राम पे प्रिक हो जाता है, डायफ्राम इंजरी हो जाती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम लोग एडवाइस करेंगे। ये मैंने आपको बताया है डिटेल में, लिवर बायोप्सी टेस्ट शुरू में ही जाओ मेरा एमएसएन का पहला लेक्चर, उसमें देखना क्या है, अच्छे से बताया मैंने। कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस क्या है, लिवर बायोप्सी टेस्ट। एक और टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं फिब्रो स्कैन या फाइब्रो स्कैन। क्या होता है, फाइब्रो स्कैन। फाइब्रो स्कैन क्या हो गया, ये न्यूक्लियर एक तरह से हो गया, इट इज़ ए न्यूक्लियर मेडिसिन टेस्ट। न्यूक्लियर मेडिसिन टेस्ट है ये। क्या है, न्यूक्लियर मेडिसिन टेस्ट होता है फाइब्रो स्कैन। रेडियोलॉजी में आ गया ये, बेसिकली रेडियोलॉजी में, जैसे USG हो गया, अल्ट्रासोनोग्राफी, ये सब हो गया। तो USG भी लिख लो एक, USG एब्डोमेन, ये तो पता ही सबको। अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनोग्राफी या कंप्यूटर एनहांस्ड कंप्यूटर टोमोग्राफी, सॉरी कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड कंप्यूटर टोमोग्राफी, एब्डोमेन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी टेस्ट हैं। इसको जल्दी से आप लोग लिखेंगे। लिखने के बाद मैंने आपको नॉर्मल रेंज भी बता दिया है। ये हालांकि ये सब जॉन्डिस में ये सब पढ़ना होगा आपको, बिलिरुबिन ये सब का रेंज, लेकिन मैंने अभी बता दिया आपको। खैर कोई नहीं, जानने से कोई चीज़ ख़राब ही नहीं करती है, अच्छी बात है ज़्यादा नॉलेज रखना। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, जल्दी से इसको नोट करें। ठीक है, इसको जल्दी से लिख लिया। अब चलो मैनेजमेंट की बात करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, धीरे मतलब जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। आज लिवर सिरोसिस ख़त्म करना है तो करना ही है, समझे, जल्दी से ख़त्म करिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे में क्या बढ़ेंगे देखते हैं। आगे की अगर बात करें, आगे क्या आगे तो आगे की अगर बात करें तो मैनेजमेंट देखेंगे। क्या देखेंगे, मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं लिवर सिरोसिस के पेशेंट को। सबसे पहला, पेशेंट अगर आया हॉस्पिटल में तो मैनेजमेंट एज ए स्टाफ, आपकी मैनेजमेंट, आपकी ड्यूटी क्या है कि आप पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करवा सकते हो। सबसे पहला काम
कि पेशेंट को बोलोगे पोजीशन के लिए, कौन कौन से पोजीशन में जा सकता है पेशेंट, सेमी फाउलर एंड फाउलर, क्या सेमी फाउलर एंड फाउलर, दोनों में से कोई भी। ये पोजीशन क्यों देंगे, कोई पूछा नहीं, आप लोगों ने पूछा नहीं क्यों देंगे, क्योंकि पेशेंट जो कंप्लेन लेकर आया है लीवर सिरोसिस की लेकर आया है। लीवर सिरोसिस के पेशेंट में कॉमन क्या होता है कि आपका एसाइटिस, जो बहुत ही कॉमन कंडीशन है, जो सबसे मतलब पहले एसाइटिस होता है, क्या ड्यू टू एसाइटिस, ठीक है। एसाइटिस के कारण क्या करेंगे, उसको फाउलर या सेमी फाउलर पोजीशन देंगे ताकि उसको एब्डोमेन पे ज़्यादा प्रेशर ना बने, एब्डोमेन उसका सही से रहे, इसलिए हम लोग सेमी फाउलर या फाउलर पोजीशन देंगे उसको, ठीक है। डाइट की अगर बात करें, डाइट, पेशेंट की अगर डाइट की बात करें तो देखो दो तरह का लीवर सिरोसिस होगा, एक लीवर सिरोसिस विदाउट सीएनएस इन्वॉल्वमेंट और एक सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट, मतलब ट्रेमर वाला मैंने आपको बताया था वो वाला, ठीक है। तो पहला वाला देखते हैं हम लोग, लीवर सिरोसिस विदाउट सीएनएस इन्वॉल्वमेंट, क्या लीवर सिरोसिस विदाउट सीएनएस इन्वॉल्वमेंट। कैमरा देखते रहना पड़ता है, नहीं तो फिर डिस्चार्ज हो जाता है, नहीं चालू है, ठीक है। सॉरी सॉरी, वो बार बार मच्छर आ रहा था पैर पे, चलो कोई नहीं, इट्स ओके। तो लिवर सिरोसिस विदाउट सीएनएस इन्वॉल्वमेंट, कोई सीएनएस इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब एब्सेंट ऑफ व्हाट, ट्रेमर, ट्रेमर की एब्सेंट। तो सबसे पहले डाइट की बात करें तो इसमें क्या देंगे, हाई प्रोटीन डाइट, ब्रैकेट में लिखो कितना mg दे सकते हैं, 70 to 80 mg पर डे। दूसरी बात करें हाई CHO कार्बोहाइड्रेट। तीसरी फैट एकदम कम नहीं बोल सकते, मॉडरेट बोल सकते हैं, मॉडरेट फैट, मॉडरेट लो, ठीक है, लो टू मॉडरेट, ठीक है। दूसरा देखो लिवर सिरोसिस विद CNS एंड एसाइटिस इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। ये दोनों अगर इन्वॉल्वमेंट है, कौन, CNS और एसाइटिस, इस कंडीशन में क्या देंगे पेशेंट को, लो प्रोटीन देंगे, लो प्रोटीन। उसके बाद क्या देंगे, हाई CHO कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद क्या दे सकते हैं, और जल्दी बताओ, मॉडरेट फैट। उसके बाद और क्या दे सकते हैं, लो सोडियम डाइट, नमक कम। उसके बाद और क्या दे सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड इंटेक, फ्लूइड इंटेक को कम कराएंगे, ठीक है, रेस्ट्रिक्ट कराएंगे। मेडिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं, चलो इतना सारा है तो हम लोग, ये क्या हो गया, नर्सिंग मैनेजमेंट हो गया, NSG। मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं हम लोग, जल्दी से आओ, इसको जल्दी से नोट करो फटाफट से एकदम। सर्जिकल मैनेजमेंट भी देखना है, जल्दी 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 जल्दी। दवा में क्या क्या यूज़ करेंगे अब देखो जल्दी से। आज का लेक्चर लगता है काफ़ी लंबा होने वाला है, तो टेंशन नहीं लेना है, आराम से कुर्सी की पेटी बांध लो सब लोग और आराम से बैठ के देखो। अब मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें, मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें, सबसे पहला दवा का नाम हेपामर्ज, हेपामर्ज, हेपामर्ज पहला दवा, क्या हेपामर्ज, हेपामर्ज पहला दवा। हेपामर्ज में क्या देखो, बेसिकली इसमें दो होता है, इसमें मिला हुआ था क्या, एल एस्पर्टेट, लिख लो। इसके अंदर क्या कंपोजिशन होता है, यूनिथीन होता है, सॉरी, एल एस्पार्टेट तो होता है, एक होता है एल एस्पार्टेट, ठीक है, और एक होता है एल यूरिनीन, ठीक है। सॉरी फार्मा मेरी वीक है,
कोई बात नहीं है, स्ट्रेंथ बनाना है इसको, वीक को बार बार प्रैक्टिस करते करते ही होगी। तो क्या होता है, एक एल एस्पर्टेट और एक इल्यूमिफिन, इसकी कंपोजिशन है, दोनों मिलकर रहती है। उसमें हेपामर्ज एक दवा है, हेपामर्ज यूज़ करते हैं लीवर डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए। हम लोग को बस इतना जानना है, ऐसा नहीं है ये मैं आपको ज़्यादा डीप में जाके बता रहा हूँ, बाकी कहीं ये सब चीज़ इतना बताया नहीं जाता है, आप लोग को भी पता होगा अच्छे से, लेकिन ये सब रिसर्च की बातें हैं, जो जिसने मेहनत किया उतना खोजा, जितना बता रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें, ये 2 ड्रग है, ड्रग ऑफ मतलब ये 2 कंपोजिशन है हेपामर्ज में। हेपामर्ज बेसिकली क्या काम है हेपामर्ज का, तो उसको लिख लेते हैं पहले। सबसे पहले इट हेल्प इन रीजनरेशन, इट हेल्प इन रीजनरेशन, हमारे लिवर में थोड़ा बहुत रीजनरेशन की पावर होती है। डिटॉक्सिफाई फ्री रेडिकल्स which leads to damage in liver cells। ओके चलो, क्या बोला मैंने, हेपामर्ज क्या काम करता है, लिवर का रीजनरेशन, लिवर का जो सेल है वो कुछ सेल जो होता है रीजनरेशन पावर होता है उसमें, मतलब लिवर जो होता है वो रीजनरेट हो सकता है, जो एक बार डैमेज हो गया वो रीजनरेशन हो जाता है, लेकिन डिपेंड करता है कितना परसेंट डैमेज है लिवर, क्योंकि अगर मान लो 80% 70% लिवर अगर डैमेज हो गया तो वो रीजनरेट नहीं होगा, उस कंडीशन में हम लोग सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांट ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रीजनरेशन क्या, हेपामर्ज क्या करता है, रीजनरेट करता है इसका मतलब सेल को, उसके मतलब जो डैमेज हुआ है वो सही हो जाए, ठीक है। दूसरा देख सकते हैं नियोमाइसिन, नियोमाइसिन आप लोग बोलोगे क्यों यूज़ करेंगे, कौन से ग्रुप से एंटी, ये है एमिनोग्लाइकोसाइड का, ये क्या है एमिनोग्लाइकोसाइड का, ठीक है। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करेंगे, नियोमाइसिन के साइड इफ़ेक्ट की अगर बात करते हैं तो क्या करेगा, डैमेज करेगा किसको, 8th क्रेनियल नर्व को डैमेज करेगा, क्या क्रेनियल नर्व को डैमेज करेगा, ये 8th क्रेनियल नर्व को क्या करेगा, डैमेज करेगा। देखो इसको नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी बोल सकते हैं, इसे कहना नेफ्रोटॉक्सिसिटी, मतलब आपके किडनी में क्या होगा, टॉक्सिसिटी होगा। लिख लो इसका क्या है यूज़, इट इज़ एन एंटीबायोटिक, मैं जल्दी में हूँ थोड़ा सा, आज इसको ख़त्म करना ही है। एंटीबायोटिक विच हेल्प इन एंटीबायोटिक है किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, देखो ये क्यों दे रहे हैं हम लोग, मैंने आपको बताया कि लीवर जैसे फंक्शन नहीं करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, एमोनिया का लेवल इंक्रीज़ कर जाता है। तो एमोनिया का जो लेवल इंक्रीज़ करेगा, क्यों बिलिरुबिन नहीं हो रहा है, वो हमारे गट में प्रॉपर बिलिरुबिन नहीं जा रहा है, ठीक है। उस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, एंटीबायोटिक क्यों चला रहे हैं, क्योंकि हमारे सबको पता है कि हमारे गट में जो है सो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, अमोनिया का नाइट्रिफिकेशन करता है। तो वही अमोनिया का नाइट्रिफिकेशन ना हो, अमोनिया ना बने, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उस बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं, क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, विच रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया को, ठीक। एल्बुमिन भी यूज़ करते हैं, कहाँ पे, इसका ड्रग ऑफ चॉइस कहाँ पे है, याद रखेंगे, फॉर असाइटिस। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ असाइटिस में क्यों होता है, क्योंकि आपका असाइटिस में ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाता है प्रोटीन की कमी से। असाइटिस में क्या होता है, वही पेट के पास फ्लूइड जमा हो जाता है, तो क्या मतलब आपके वेसल्स में ऑन्कोटिक प्रेशर की कमी है, तभी तो पेट के पास जमा हो रहा है, इसलिए हम लोग इंजेक्ट करेंगे एल्बुमिन को। कभी भी एल्बुमिन किसी पेशेंट को तो एकदम स्लोली दिया जाता है, एकदम बहुत स्लोली दिया जाता है, फास्ट नहीं, ठीक है। ये भी लिख लो, ऑलवेज गिव स्लोली
with fluid restriction. Check effectiveness by urine output. ठीक है, हाँ कैमरा चालू। और लास्ट में विटामिन के लिख देना, विटामिन के क्या देंगे, 10 मिलीग्राम ओडी, 10 मिलीग्राम ओडी मतलब वंस डेली, एक टैबलेट डेली 3 दिन के लिए। ओडीबीडी समझते हो आप लोग, या बताना पड़ेगा वो भी? टू प्रिवेंट रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है। 3 दिन के लिए देंगे क्या, 10 मिलीग्राम, mg है 10 mg ओडी, मतलब ओडी मतलब वंस डेली, एक टैबलेट डेली 3 दिन के लिए देंगे। क्या करेगा, विटामिन के का क्या रोल है यहाँ पे कि आपके ब्लीडिंग होने से रोकेगा, प्रिवेंट करेगा, ठीक है, ब्लीडिंग होने से। उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं, जल्दी से इसको लिखेंगे, इतना आप लोग नोट डाउन करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग मिटाते हैं। देखो एक कंडीशन और है, अगर इसोफेजियल वायरसेस अगर प्रेजेंट है, उस कंडीशन में एक सेंगस्टिकन ब्लैक मोड एक मतलब प्रोसीजर है एक टाइप का, वो परफॉर्म करते हैं हम लोग अगर उस कंडीशन में अगर ब्लीडिंग हो रहा है पेशेंट को, तो ब्लीडिंग से बचाने के लिए। वो एग्जैक्टली मैं फ़ोटो अभी नहीं दिखा पाऊँगा कैसा होता है वो प्रोसीजर, कैसे होता है, लेकिन आप वेट करो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको ज़रूर क्लियर करूँगा, ठीक है। अभी उसको रहने देते हैं उस टॉपिक को। अब हम लोग सर्जिकल मैनेजमेंट पे आ जाते हैं। किस पे, एक बस टॉपिक छूट रहा है, क्या टॉपिक छूट रहा है आप कमेंट कर देना। इफ़ एसोफेजियल वायरसेस प्रेजेंट, हाउ वी कैन प्रिवेंट ब्लीडिंग। ब्लीडिंग भी होता है क्योंकि एसोफेजियल वायरसेस में ब्लीडिंग होता है, जैसे हेमोरॉइड में क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, वैसे अपर ये आपके अपर मतलब एसोफेगस में वो हेमोरॉइड टाइप का अगर प्रेजेंट होता है वायरसेस, तो उससे क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। उस ब्लीडिंग से कैसे हम लोग प्रिवेंट करेंगे, वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, प्रॉपर एक ट्यूब टाइप का होता है, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। सेंगस्टिकन मोरे, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं किधर, सर्जिकल मैनेजमेंट। एसेक्स मतलब सेक्स मतलब समझना, सेक्स नहीं समझना, एसेक्स मतलब सर्जिकल मैनेजमेंट, ठीक है। देखो सबसे पहले पोर्टा कावल संटिंग, पोर्टा कावल संटिंग, ठीक है, समझ लो, उसका लिखा देंगे पोर्टा कावल संटिंग। देखो सबसे पहले हमारा ये लीवर है, सबको पता है, ओके। यहाँ से पोर्टल वेन निकलता है, सबको पता है। पोर्टल वेन में फर्दर कुछ समथिंग था, ब्रांचेस था पोर्टल वेन का, सुपीरियर मेजेंट्रिक, इन्फीरियर मेजेंट्रिक, गैस्ट्रिक, ठीक है, और स्प्लीनिक, ऐसा करके था, ओके ओके ओके। ये सारा कहाँ कंबाइन हो रहा था, जाके आपके हार्ट से, कहाँ से, मान के चलो ये हार्ट है आपका, ठीक है, हार्ट से जाके कनेक्ट हो रहा था, ये है ना। अब क्या होता है इस कंडीशन में, पोर्टल कावल संटिंग में, कि इस प्रोसीजर में क्या होगा, जो आपका जो पोर्टल वेन है वो क्या किया जाएगा, इस यहाँ से काट के, इस पाथवे से काट के इसको, ठीक है, इस पाथवे से काट के डायरेक्ट किससे जोड़ दिया जाएगा, लीवर से हटा के डायरेक्ट आपको इससे जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट जोड़ दिया जाएगा हार्ट से। लीवर का कोई कनेक्शन ही नहीं रहेगा इसमें, लीवर के पास ब्लड जाएगा नहीं, कनेक्शन नहीं रहेगा तो ब्लड ही नहीं जाएगा, ठीक है, वही चीज़ें हैं। तो चलो लिखते हैं इसको जल्दी से, समझ में आया क्या, लीवर को बाईपास कर देना, बाईपास बना देना, लीवर का भी हमको यूज़ ही नहीं, लीवर तुम अगर काम नहीं कर रहे हो तो तुम निकलो यहाँ से, तुम्हारा कोई यूज़ ही नहीं, डायरेक्ट हम हार्ट को पहुँचाएंगे ब्लड, जहाँ से भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है इंटेस्टाइन से, पाँचों पोर्टल वेन को जहाँ डिवाइड होता है उससे पहले ही, उसी रीजन से पहले ही लीवर से कट करेंगे, सीधा उसको जोड़ देंगे हार्ट के पास, ठीक है। तो कैसे होता है लिखेंगे, इट इज़ ए संटिंग प्रोसीजर, इट इज़ ए संटिंग मतलब जोड़ना, संटिंग प्रोसीजर, it is a shunting procedure in which portal vein
in which portal vein is a shunting procedure in which portal vein directly connect to inferior vena cava. inferior vena cava. IBC लिख दो, ठीक है। डायरेक्ट इंफीरियर वेना कवा से कनेक्ट हो जाता है। कैसे कनेक्ट होता है? लीवर से पोर्टल वेन निकल रहा था, खच काट दिया मैंने उसको। काटने के बाद क्या किया, जो भी फर्दर डिवाइड हो रहा था, तुरंत तो लीवर के बाद डिवाइड नहीं हो रहा था, लीवर के पास से ही काट के उसको हटा दिया। काट के क्या कर दिया, सीधा हार्ट में जोड़ दिया उसको। किसमें? IBC में, इंफीरियर वेना कवा में। दूसरा देखो, ये सर्जिकल मैनेजमेंट है। और बोलोगे कि सर ऐसा तो है, मतलब इसका कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकता है। हाँ, जरूर साइड इफेक्ट है, ये अच्छा चीज़ नहीं है। इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे? इसके साइड इफेक्ट ये होंगे कि आप मतलब प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं काम करेगा, मेटाबॉलिज्म तो होगा ही नहीं लीवर का प्रॉपर। उसके बाद और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। ये सब टेम्प्रोरी है इलाज। मीजोकार्बल, क्या है? मीजोकार्बल शंटिंग, मीजोकार्बल शंटिंग। मीजोकार्बल शंटिंग कहने का मतलब मिजेंट्रिक वेन, सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन। मिजेंट्रिक वेन में कौन? सुपीरियर, सबसे सुपीरियर। कौन? ऊपर वाला सुपीरियर, वो मेन होता है। उसको क्या करेंगे, अब पूरे हम पोर्टल वेन की नहीं बात करेंगे, सिर्फ सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन को काटेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ ब्लड जो है वहीं से आता है, इंटेस्टाइन से ही आता है आपका। एब्जॉर्ब होकर सारा सब्सटेंस इंटेस्टाइन के रूट होते हुए, स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए कहाँ आता है? आपके लीवर के पास आता है। ये मैंने बताया आपको शुरू वाले लेक्चर में ही। तो क्या करेंगे, सिर्फ मीजो वाला मतलब मिजेंट्रिक वाले रूट को ही सिर्फ काटेंगे, ठीक है। सुपीरियर मिजेंट्रिक को काट के क्या कर देंगे, सुपीरियर मिजेंट्रिक को जो इंटेस्टाइन के पास है वो सीधा जोड़ देंगे उसको कहाँ पे? इंफीरियर वेना कावा में, ठीक है। तो वही चीज़ लिखेंगे इसको, सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन, सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन डायरेक्टली ज्वाइन inferior vena cava, ठीक है। डिस्टल स्प्लीनो रेनल शंटिंग, ठीक है। डिस्टल स्प्लीनो रेनल शंटिंग। अब क्या नाम है इसमें? स्प्लीन के पास जो जा रहा था, क्या करेंगे, लिखेंगे इसको स्प्लीनिक वेन। ये सामने सर्जिकल प्रोसीजर है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ही मज़े में किया जाता है, ये बहुत ही लास्ट स्टेज में ये सब किया जाता है, क्योंकि फिर उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं बचा पेशेंट के पास, या तो मरो, डू एंड डाई वाला सिचुएशन है। कनेक्ट टू लेफ्ट renal vein which drain to inferior vena cava, ठीक है। स्प्लीनिक वेन को काटेंगे, स्प्लीन से जो आ रहा है उसको काट के क्या करेंगे, ड्रेन करेंगे किसमें? इंफीरियर वेना कावा में। क्या करेंगे, सॉरी रेनल में, क्या करेंगे उसको? लेफ्ट रेनल वेन में कनेक्ट करेंगे। लेफ्ट रेनल वेन से कहाँ जाएगा वो? फिर इंफीरियर वेना कावा में। समझ में आया क्या? स्प्लीनिक वेन को कट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसमें? लेफ्ट रेनल वेन। लेफ्ट रेनल वेन में जोड़ेंगे उसको, वो कहाँ जाएगा? अपने आप चला जाएगा कहाँ पे? इंफीरियर वेना कावा में। समझ में आया? सब कटिंग प्रोसीजर है। टिप्स की बात करें, टिप्स क्या? टिप्स इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टो सिस्टेमिक शंटिंग। क्या करेंगे इन दिस प्रोसीजर? इसमें पूरा आर्टिफिशियल ये कर देंगे। पहले लिख लो, जल्दी से बता दो, उसका पूरा डायग्राम बना के बताएंगे, वो जगह नहीं। इन दिस प्रोसीजर एन आर्टिफिशियल shunt is placed
shunt is placed in liver for bypassing the portal vein to hepatic vein, sorry, artery, not hepatic vein। देखो ये है लीवर, मैंने आपको शुरू में ही बताया था पोर्टल वेन जा रहा है ये, ठीक है। अब काम क्या होगा, यहाँ से सीधा हमने बाईपास कर देना हमने, ठीक है, कहाँ पे, हेपेटिक आर्टरी के पास, और हेपेटिक आर्टरी तो ऐसे निकलता ही है, तो ये सीधा हेपेटिक आर्टरी, मतलब सीधा हेपेटिक आर्टरी से कनेक्ट हो जाएगा, कहीं लीवर का उसका कनेक्शन नहीं होगा बीच में, क्या होगा, बीच में कोई लीवर का कनेक्शन नहीं होगा, सीधा हेपेटिक आर्टरी से क्या है, क्या करेंगे, आर्टिफिशियल शंट क्रिएट करेंगे, लीवर के बीचों बीच काटेंगे, फाड़ेंगे, उसमें क्या करेंगे, एक डायरेक्ट जोड़ देंगे, उसको बाईपास कर देंगे पोर्टल वेन को हेपेटिक आर्टरी से, ठीक है। इसको जल्दी से लिखेंगे, लिखने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे कुछ है अगर टॉपिक तो फिर हम लोग आगे इसको भी देखेंगे, जल्दी से इसको लिखेंगे। नहीं है कुछ, ठीक है, लास्ट ही था, कुछ नहीं है। ये सब से भी अगर काम नहीं होता है तो एट दी एंड आपको क्या करना होगा, नीचे लिख दूँ, फ्रेम में आ रहा है, हाँ फ्रेम में आ जाएगा ये, ठीक है। एट दी एंड क्या करना होगा आपको, फाइनल डेफिनेटिव मैनेजमेंट की अगर बात करें, क्या करेंगे, लीवर ट्रांसप्लांटेशन, क्या करेंगे, लीवर ट्रांसप्लांटेशन, लीवर ट्रांसप्लांटेशन करेंगे, क्या करेंगे, फाइनल डेफिनेटिव मैनेजमेंट ऑफ लीवर सिरोसिस। अब कोई चीज़ से अगर ठीक नहीं आ रहा, दवा दुआ कुछ भी नहीं काम आ रहा है, सॉरी दुआ तो काम आएगा भगवान के हाथ में, वो अपने हाथ में तो होता नहीं है, दवा अगर नहीं काम आ रहा, सर्जरी वाला मैनेजमेंट नहीं काम आ रहा, तो फाइनल क्या करेंगे मैनेजमेंट, हम लोग लीवर ट्रांसप्लांटेशन कराएंगे। लीवर ट्रांसप्लांटेशन अभी इतना कॉमन है नहीं हमारे देश में, क्या पता है हेल्थ सेक्टर में, लेकिन रेनल ट्रांसप्लांटेशन जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन है वो बहुत अब कॉमन हो चुका है। लीवर अभी भी होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन होते हैं, अभी उतना कॉमन नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आने वाले टाइम में ये भी कॉमन हो जाएंगे, आई गेस, आई होप सो। इसमें होता क्या है, लीवर ट्रांसप्लांटेशन में थोड़ा बहुत जान लेंगे उसके बारे में कि क्या होता है कि लीवर के जो फुल फ्लोर पे जो लीवर अटैच होता है, जैसे ये पीछे से फैल्सिफॉर्म लिगामेंट है, इसके ऊपर क्या है, लीवर अटैच है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ट्रांसप्लांटेशन के बीच में कंडीशन में कि क्या होता है, लीवर को पूरा उसको हिलाया डुलाया नहीं जाता, उसको पूरा नहीं निकाला जाता, उसको ये लीवर को आपको लोब को निकाला जाता है, फिर उसके बाद लोब को सेट किया जाता है, ऐसा नहीं कि पूरा फैल्सिफॉर्म के साथ उसको रिमूव नहीं करना होता है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, आज के लिए इतना ही था। लीवर सिरोसिस ख़त्म हो गया इसी के साथ। अब कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे कोलिलिथियासिस, स्टोन वगैरह के बारे में जानेंगे क्या होता है, कोलिसिस्टाइटिस, ऐसा कुछ देखेंगे। फिर उसका हेमोरॉइड है, हेमोरॉइड के बाद फिर हम लोग का मतलब 4 से 5 लेक्चर और लगेगा, 4 लेक्चर, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा GIT का डिसऑर्डर, जिसका रेस्पिरेटरी या कुछ और हम लोग स्टार्ट करेंगे, रेस्पिरेटरी में भी स्टार्ट करें, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय सबको, यूँ ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल नर्सिंग टू नेक्स्ट लेवल। और हाँ, जो भी जूनियर्स देखने वाले हैं, मतलब जो भी फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में है, जिनको एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़नी है, तो वो मे भी 3-4 लेक्चर के बाद हमें ज्वाइन करें, आपको अपना बेनिफिशियल लेक्चर दिख जाएगा, जो कि क्या है, सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलिए, रेस्पिरेटरी है कि क्या है वो हम लोग डिसाइड कर लेंगे, अभी हुआ नहीं है, लेकिन कर लेंगे। चलिए ठीक है।